हेलो स्टूडेंट्स, अनीशा है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपको पता है जैसा कि आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम है 6 मार्च को, तो मैं जो है आपको डेली 3 यूनिट कवर करवाऊंगी। आज जो है मैं फर्स्ट 3 यूनिट्स की रिकॉर्डिंग जो है डाल रही हूँ। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और जो है आपके पास फिफ्थ यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, और जो आपके पास नेक्स्ट यूनिट जो है सेकंड टर्म में से जो भी होगी मैं कल करवाऊंगी। एक्चुअली मुझे लेनी तो लाइव ही क्लास थी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू जो है फर्स्ट टाइम ले रही थी तो नहीं हो पाया लाइव, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर जो है डाल रही हूँ। तो आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं जो आपको MCQs भी, PYQ भी, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट लॉन्ग जो भी है सब कुछ कवर करवा रही हूँ। इसमें मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रही हूँ, सो डैट कि आपको बुक में से ना जाना पड़े, कि बुक को नहीं ढूंढना पड़े कि कहाँ से डेरिवेशन करे, कहाँ से दूसरी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा करवा सकती हूँ, बिकॉज मैंने खुद CBSE बोर्ड में 2012 में मैंने की थी 12th, और मेरे खुद के 95 मार्क्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा करवा सकती हूँ, और बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं तभी से जो है टीच कर रही हूँ। अच्छा स्कोर करते हैं वो भी, तो मैं सिलेबस से अपडेटेड भी रहती हूँ। आपको थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिले, कॉन्फिडेंस मिले, तो मार्क्स लेना बहुत ईजी है। फिजिक्स में फिजिक्स बहुत ईजी है, तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी इस वीडियो से अच्छा कर सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखना। डेली 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में आपकी पूरी फिजिक्स कवर हो जाएगी। मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ। आप 70 में से 55+ मार्क्स ईजी ले सकते हैं। सो स्टे ट्यून। जो भी आपको वीडियो में अगर डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस जो क्लास है, ये पूरी क्लास का मैं आपको PDF भी दूंगी। आपको जो PDF अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी मेल ID दे देना, मैं आपको वहाँ पर जो है मेल कर दूंगी, सो डैट कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1। उससे पहले मैं जो आपको सिलेबस का डिस्क्रिप्शन दूंगी कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। तो अभी आज हम करेंगे 3 यूनिट्स को। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का जो सिलेबस है। देखिए आपका जो पेपर है वो 70 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, सबको पता है। तो क्विक रिवीजन लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो सेकंड यूनिट है दोनों मिलके आएंगे आपकी 16 मार्क्स की। 16 मार्क्स की आएंगी। तो इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास जो थर्ड यूनिट बचती है वो क्या है। देखो थर्ड यूनिट जो है वो आपके पास 17 मार्क्स की है। थर्ड और जो फोर्थ यूनिट है दोनों कंबाइन 17 की है। फिफ्थ यूनिट और सिक्स्थ यूनिट जो है 18 मार्क्स की है, ये आप सबको पता ही होगा। और जो 7th यूनिट है वो कितने मार्क्स की है, 12 की है। 8th और जो 8th और जो 7th यूनिट है वो 12 की है, और 9th जो है वो 7 मार्क्स की है। तो टोटल 70 मार्क्स कवर करता है। बट मैंने इसको और ही ईजिली वे में देखो ये आपके लिए जो है तैयार किया है। इसमें देखो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पता लग जाएगा, अलग से 10 मार्क्स की है। सेकेंड यूनिट 6 मार्क्स की है। थर्ड यूनिट जो है 8 मार्क्स की है। फोर्थ यूनिट 9 मार्क्स की है। फिफ्थ यूनिट 2 मार्क्स की है। तो आज हम जो है 10, 6 और 2, यहाँ से कई बार 2 होता है, कई बार 3 भी हो जाता है। तो ओवरऑल जो है हम यहाँ पे आज कवर करेंगे अराउंड 20 मार्क्स। ठीक है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और नेक्स्ट जो है हमारे पास यूनिट नंबर 5 को आज कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है ये मैं आपको कल कवर करवाऊंगी 3 यूनिट्स। ऑप्टिक्स जो है आपके पास कितने मार्क्स की है, 16 की। 7th यूनिट जो है वो 4 मार्क्स की है। 8th कितने मार्क्स की है, 8 मार्क्स की। और 9th कितनी है, 7 मार्क्स की। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि कितने मार्क्स की है, टोटल 10 मार्क्स की। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जो क्या करती है कि आपका कोई भी, जैसे ये आपके पास एक पार्टिकल है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी इसके अंदर जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाए, ऐसी फोर्स, उसे क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस चीज को ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, आपके पास वो प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि एक मटेरियल को दूसरे से अट्रैक्ट होने के लिए क्या करती है, फोर्स प्रोवाइड करती है, या एक ऐसी हिडन फोर्स है जिसे आप क्या बोलते हो, चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज सबने पढ़ा होगा। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपके पास क्या होता है, उन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर भी चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी पूछ सकते हैं। ये किस पे चार्ज है, प्रोटॉन पे, ये किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे। दोनों पे सेम चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो आपके पास सेम चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अपोजिट क्या, सेम चार्ज क्या करते हैं आपके पास, रिपेल। और अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो सेम चार्ज थे तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, और अपोजिट है तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जो मैं बताती जा रही हूँ उनको करते जाना, और ये पीडीएफ मैं आपको जरूर दूंगी, मेल कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी आईडी। तो देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी एडिटिविटी, चार्ज को, अगर आपको चार्ज को ऐड करना है ना, तो देखो अगर आपके पास एक ये चार्ज है, मैंने कहा Q1 है, एक कहा 2Q1 है, एक कहा मैंने -3Q1 है, एक कहा 4Q1 है, इस तरह से चार्ज है। तो कैसे ऐड करोगे, जो प्लस के साइन है उनको प्लस कर दो, जो माइनस उससे माइनस कर दो, जैसे मैथमेटिक्स में करते तो 4 + 5 6 7, तो 7 हो गया Q1 प्लस का, माइनस में 3Q1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4Q1। तो ये आंसर आ जाएगा। एडिटिविटी मैंने यहाँ पर बता भी रखी है, क्या होता है कि आपके पास किस तरह से आप चार्ज को ऐड करते हो माइनस करते हो, जैसे सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स होते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। जो माइनस का साइन है उसे माइनस कर दो, जो प्लस का है वो प्लस कर दो। और ये ध्यान रखना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन, ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि चार्ज जो है ना आपके पास क्यू किसी भी मटेरियल के ऊपर या मैटर के ऊपर, वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज फिक्स है, मतलब एक चीज का मल्टीपल है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इस इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर n लगा दूं, n प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो माइनस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर उसने लिए हैं तो माइनस में, इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो प्लस में। तो इस तरह से पॉजिटिव और माइनस कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये क्या होगा आपके पास, इंटीजर। 1 मार्क्स में ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो यानी कि आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन चलेगा, जो कि क्या होगा, इंटीजर में होगा। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, ऐसा नहीं होता। पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, या पूरा लिया जाएगा, या पूरा जो है आपके पास दिया जाएगा। तो ये n एक इंटीजर है। इलेक्ट्रॉन E क्या है, फंडामेंटल यूनिट चार्ज की, जिसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में क्या होता है कि चार्ज कभी भी ना बनता है, ना क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो इसका मतलब चार्ज ना बनेगा ना खत्म होगा, वो एक बॉडी से दूसरी में ट्रांसफर हो सकता है। तो याद रखना, ग्लास पे अगर ग्लास को सिल्क से रब कर दो आप, तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क पे कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ये ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर ये न्यूट्रल, अलग अलग ग्लास को लोगे तो ग्लास देखो कुछ भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 0। सिल्क को अलग से लोगे तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन दोनों को आपस में रब कर दोगे तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस। ये रबिंग के बाद होता है केस, ठीक है, आफ्टर रबिंग। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ आप कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म से पहले आप सिंपल फॉर्म में आओ। कूलम्स लॉ ये स्टेट करता है कि अगर आपके पास 2 बॉडीज हैं इस तरह से, एक ये चार्ज है Q1, एक बॉडी पे चार्ज है Q2, तो आपके पास जो Q1 और Q2 है, ये फोर्स आपके पास किस तरह से लगाएगा, Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों अगर मैंने कहा पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, जैसा मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। तो ये देखो, ये इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पर रिपेल करेगा दूसरी डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा तो इधर रिपेल करेगा। तो यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगी 1 पे, वो किसकी वजह से, 2 की। इस पे जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, 2 पे 1 की वजह से। लेकिन ये वेक्टर में अभी नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करती हूँ, उससे पहले आप डायरेक्ट देख लो। अगर 2 चार्जेस हैं आपके पास Q1 और Q2, उनमें जो फोर्स लगती है हमेशा उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उन चार्जेस के बीच में, उसके स्क्वायर के। दोनों को इकट्ठा कंबाइन करोगे तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, जिसे मैंने कहा K है। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिविटी, जो कि फ्री स्पेस में है। और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है। एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.82 × 10⁻⁻12। तो ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, इसमें कोई भी आपको जो है वो नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे वैल्यू जो है ना, यूनिट को भी दे के पूछ सकते हैं आपसे कि भाई यूनिट क्या होगी इसकी, तो इसकी यूनिट भी आप ध्यान रखना, ठीक है। न्यूटन इनवर्स, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास मीटर इनवर्स। तो इस तरह से पूछ सकते हैं। R² है तो यहाँ पर कर लो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है। और फिर टोटल अगर मैं कहूँ 1/4πε0 की, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसको इन्वर्स कर देना बस, जैसे यहाँ पर C का स्क्वायर था, यहाँ पे C माइनस हो जाएगा, मीटर का इन्वर्स था तो m² हो जाएगा, न्यूटन का माइनस में। तो ये वाली वैल्यू याद रखना कि 1/4πε0 की वैल्यू ये होती है, ये भी याद रखनी है आपको। पूरे की वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। ये आपको याद नहीं होगी तो फिर आपके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं होगा, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये तो था सिंपल जो है आपके पास कूलम्स लॉ, ये वहां पर दिया भी जा सकता है ऑप्शंस में, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, कई बार से नहीं आएंगे।
नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट अभी वेक्टर फॉर्म में ज़्यादा पूछा जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में अभी मैंने बताया था, देखो ये नेगेटिव है, ये प्लस है। अगर मैं अट्रैक्शन का केस ले रखा है, मैं रिपल्शन का आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, Q1 है, ये क्या है, Q2 है। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है, 2 पे फोर्स लग रही है 1 की वजह से। इसमें क्या है, रिपेल करके 1 पे फोर्स लग रही है 2 की वजह से। ठीक है, दोनों के बीच में इनमें डिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो R12 भी हो सकता है या फिर R21 भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इस तरफ से रीड करूंगी तो R21 बोलूंगी, ऐसे रीड करूंगी तो R12 बोलूंगी। तो ऐसे रीड करो तो R12 बोलो और ऐसे रीड करो तो R21 बोलो, लेकिन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन को बताने वाला वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो अब ये देखिए फोर्स मैंने बताया था अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। अब नीचे जो है डिस्टेंस कौन सा आएगा, अगर 1-2 फोर्स है, फोर्स ये वाली है, तो ये वाली फोर्स किसकी वजह से आ रही है, इस वाले चार्ज की वजह से आ रही है, 2 वाले की वजह से। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, R12 भी ले सकते हो, R21 भी ले सकते हो। बेसिकली जो है आपके पास क्या होता है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, ये वाला लेना, आप उल्टा ले लेना ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान रहे कि क्या लेना है। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है वेक्टर की डायरेक्शन क्या ले रहे हो। तो यहाँ से इसको ना करके आप सीधा ये वाला स्टेप करना, ये कर लोगे तो R21 की वैल्यू जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। अगर इसे मैं यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तोड़ूं तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको क्या करो, तोड़ दो, R21 है तो इस डेफिनेशन से यूनिट वेक्टर के ऊपर आएगा वेक्टर खुद, नीचे आएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर आ गया वेक्टर खुद, नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इस पे वेक्टर लगाओ। वेक्टर इसलिए नहीं लगा हुआ यहाँ पर क्योंकि बोल्ड है, आपको पता हो या तो वेक्टर लगाते हैं या फिर इसको बोल्ड कर देते हैं डार्क थोड़ा सा, तो भी वो वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यहाँ पर वेक्टर का साइन नहीं है। तो यहाँ पर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ये बोल्ड में है। और R21 और R12 माइनस साइन से इसलिए दिखाया कि एक अगर इस डायरेक्शन में होगा तो दूसरा इसमें होगा, इसीलिए माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर R21 आ गया तो F21 की वैल्यू यहाँ पर, इसको F21 कर लो, सब ठीक हो जाएगा, फिर ये आगे ठीक रहेगा। इसको वैसे कैसे रख लो, ठीक है, इसमें कुछ मत काटो, इसमें ऐसा कर लो, इसको R21 कर लो, ये बाय मिस्टेक हुआ है। 2 पे 1 की वजह से लगी है तो यहाँ पर R12 आएगा, और अगर 1 पे 2 की वजह से लगी है तो यहाँ पर R21 आएगा। अब दोनों को देखो, दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ यहाँ पर R2 का ही फर्क है, बाकी सारा तो सेम है। तो आपके पास R21 माइनस के इसके इक्वल होता है। अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूंगी तो सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, यानी कि ये वाली चीज आएगी। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, फिगर इसकी जगह आप ये वाली बना देना, ये वाली ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी आप ये भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो था आपके पास न्यूटन्स लॉ, वो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। नेक्स्ट चलते हैं, अब है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार बताऊंगी आपको, पोटेंशियल में भी आना चाहिए और आगे भी जो आपके पास है उनमें भी आना चाहिए। तो देखो सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है अगर आपके पास एक Q नोट है, इस पे बाकी चार्जेस की वजह से क्या फोर्स लग रही है, जैसे Q1 की वजह से क्या लग रही है, तो Q1 और Q नोट दोनों पे प्लस साइन है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसीलिए इस पे क्या होगा, ऐसे रिपल्शन होगी। ठीक है, यहाँ पर Q2 है, ऐसे डॉट दिखा दो, ये आपके पास Q3 है एंड Qn है, बहुत सारे चार्जेस हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R0n, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R03, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R02, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R01, वहाँ पर R12 लिए थे, R21 लिए थे, क्योंकि आपके पास क्या था, एक ही चार्ज था 1 और एक दूसरा था 2। यहाँ पर 0 पे देख रहे हो, किसकी वजह से, बाकी चार्जेस की वजह से। तो एक तो फिक्स हो गया 0, बाकियों को बदलते रहो, R0 R2। तो इससे आपके पास डेरिवेशन क्या बन जाएगी, देखो डेरिवेशन बन जाएगी कि मैं F0 पे जो है फोर्स स्टडी कर रही हूँ, F0 पे वो कितनी फोर्स आ रही है, F0 1 की वजह से, F0 2 की वजह से एंड सोन F0 n की वजह से। वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगी, F0 1 जो है वो आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q1 कूलम्स लॉ से। और नीचे क्या बोला था मैंने, F0 1 है तो R10 और यहाँ पर R10 यूनिट वेक्टर, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास Q0 इंटू Q2 सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाई R20 प्लस एंड सोन। तो यहाँ से अब कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। Q0 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, Q1 बाई R10 R10 कैप, Q2 बाई R20 कैप एंड सोन। तो अब ये देखो आपके पास ये वाला फैक्टर कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ठीक है,
एफ नोट पे फोर्स पढ़ रहे थे आप, किस किस की वजह से आई वो सम कर दिया। अब इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ऊपर वाला जो है आर Q1 है, फिर Q2 हो रहा है, तो इसको QI लिख दूँ, I इज रनिंग फ्रॉम 1 to N। और नीचे वाला R10 है, इसको क्या लिख सकती हूँ, R10 को मैं यहाँ पर I0 भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर 0 भी लगाना, 0 मिसिंग है, यहाँ पर भी 0 लिख सकती हूँ इसको। तो आपके पास क्या होगा, I की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 0 हो जाएगा। I की वैल्यू जैसे ही 2 होगी तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ओवरऑल। ये इसलिए लिखा हुआ है कि जो भी नेट फोर्स है सबका सम होती है। तो यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है आपके पास कि जो एक चार्ज है उस पर जो बाकी चार्जेस है उनकी वजह से क्या फोर्स लग रही है, उन सबका वेक्टर सम आपको करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या तो एक वायर पे हो सकता है इस तरह से कंटिन्यूअस, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है, या फिर आपके पास एक सरफेस के ऊपर हो सकता है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, या फिर एक वॉल्यूम के ऊपर, क्यूब के ऊपर। सिर्फ यही चार्ज है कि ऐसे ही चार्ज जा सकता है और कोई फिगर नहीं है। 3D फिगर होगी, ये 2D फिगर होगी, ये 1D होगी। तो 1D में लीनियर चार्ज आता है, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई DL, मतलब छोटा सा चार्ज थोड़ी सी लेंथ के ऊपर। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आगे ये आएंगे तो इनको याद रखना। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हो इसको। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, लेंथ की जगह सरफेस। वॉल्यूम चार्ज क्या होता है, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर ए कंप्लीट हुआ हमारा, ए पार्ट अकॉर्डिंग टू प्रदीप बुक जो भी है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके पास कि कोई भी स्पेस, जैसे ये है आपके पास चार्ज, इसके अराउंड वो स्पेस, वो फील्ड जिसमें दूसरा चार्ज आके इसको क्या करे, या तो अट्रैक्ट करे या क्या करे, रिपेल करे। तो अट्रैक्ट या रिपेल करे, जिस पोर्शन से जहां से अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाए इस चीज को, तो वो फील्ड, वो स्पेस पूरा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने कहा ये एक चार्ज है प्लस का, तो ये इसको रिपेल करना शुरू करेगा एक पर्टिकुलर रीजन में आके, तो वो इसके आसपास की सराउंडिंग यहाँ पर आते ही इसको रिपेल करने लग जाएगा, इसके बाहर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाहर इसका इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे मेरी पावर है, मेरी पावर सिर्फ इतने रीजन में है, तो मैं इतने ही रीजन में दूसरे को अटैक नहीं करने दूंगी, लेकिन इससे बाहर मैं जैसे ही जाती हूँ तो वो अटैक कर सकता है कोई भी। तो यही होता है कि आपके पास जो आप घर में हो तो सेफ हो, वो आपकी पूरी फील्ड है। तो ये इसके आसपास का रीजन जिसमें दूसरा चार्ज जो है आके इन्फ्लुएंस करेगा इसको, वो रीजन, वो फील्ड कि यहाँ तक आके इन्फ्लुएंस कर सकता है, इससे बाहर नहीं करेगा इसको इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसके घर में ही जो है आके ये अटैक कर सकता है, घर में आके, मतलब घर के बाहर अगर वो है तो नहीं कर सकता, लेकिन घर के अंदर आके कर सकता है। तो इसमें यही है कि इसके आसपास की जो फील्ड है ना, उस फील्ड में आके ही इसे इन्फ्लुएंस करेगा कि अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, बाहर नहीं करेगा। ठीक है, यहीं पे आके इसे जानेगा कि कैसा है ये, कैसा नहीं है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये ध्यान रखो, फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब इतना ही ध्यान रखना है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, और कुछ नहीं याद रखना। अगर इसकी ऐसा यूनिट पूछ ले तो क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, इसकी क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट कई बार पूछी जाती है, न्यूटन पर कूलम, याद रखना। अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से पूछे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी, आपको पता है पॉइंट चार्ज पे तो फोर्स इतनी होती है, अभी तो बताई कूलम्स लॉ से, R² होगी। अगर वेक्टर फॉर्म नहीं पूछी जाए तो वेक्टर में मत लेना। लेकिन अब एक पॉइंट चार्ज है तो दूसरा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक चार्ज तो सोर्स है जिसकी वजह से दूसरा चार्ज क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, टेस्ट करने आ रहा है, वो Q0 है। तो ये आ गया यहाँ पर एक चार्ज जो है कंप्लीट Q मान लिया जिसकी फील्ड है, और दूसरे चार्ज का नाम मैंने Q0 ले लिया यहाँ पर। ये दो चार्ज हैं और डिस्टेंस कितना बीच में R है, तो R² हो गया। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने बताया फोर्स बाय चार्ज, ये जो नीचे चार्ज आता है ना, ये टेस्ट चार्ज आता है, और इसको डिनोट आप Q0 से भी कर सकते हो या डेल्टा से भी। तो इस बुक के अकॉर्डिंग Q0 से करना आपकी बार, Q0 से डिवाइड करते ये से कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे 1/4 πε0 Q डिवाइडेड बाई R²। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, याद रखना, वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन जो है आपके पास डिपेंड करेगी कि पॉजिटिव से है तो निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आगे दिखाऊंगी, माइनस है तो एंटर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, हर एक डायरेक्शन में फैलती है स्फीयर में। तो ये पॉजिटिव है, इस तरह से हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, फैल रही है। पूछी जा सकती हैं ये चीजें। माइनस में जो है क्या होगी, अट्रैक्ट करेगी। सारा चैप्टर आपको करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये देखो, अब ये वाला कई बार पूछा गया पेपर में, अगर दोनों चार्जेस इक्वल हैं, जैसे देखो प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, लेकिन इससे देखो दूर जाती हुई दिखा रखी है प्लस से। अभी बताया था कि प्लस से क्या है, दूर जाती है, ये देखो
प्लस से दूर जाती है, निकलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये निकलती हुई दिखा रखी है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर देखो रिपल्शन है कि ये दोनों दूसरी आगे जाके इन्फिनिटी हो रही है, रिपेल कर रही है, ठीक है, मिलानी नहीं है कभी भी ये। और बीच में यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। और अगर नेगेटिव हो तो बस एंटर करते हुए दिखा दो, लेकिन ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। आगे चलो, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में क्या करेंगी, एंटर करेंगी। याद रख लेना, इनको पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ये देखो ये क्वेश्चन आया था 2015 में भी आया, 2019 में भी आया। अभी बताया Q1 और Q2 का, और Q1 ग्रेटर देन Q2 हो तो क्या करोगे, ये तो अभी बताया मैंने। आप चाहो तो इन्हें और भी आगे तक निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी डायग्राम में दिखाई थी, ठीक है, ऐसे। लेकिन बीच से ये देखो ये न्यूट्रल पॉइंट भी दिखाया, डिस्टेंस की आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलो, Q1 क्या है, ज्यादा है, Q2 कम है, यानी कि Q1 की वैल्यू अगर 5 कूलम है तो Q2 की वैल्यू है 3 कूलम, मतलब थोड़ा कम है वो उससे, तो Q2 जो है वो 3 कूलम है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, 3 कूलम, तो 3 कूलम है ये। जो वैल्यू कम है ना, तो न्यूट्रल पॉइंट वहीं शिफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। जो वैल्यू कम है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, याद रखो, न्यूट्रल पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर चार्ज, ठीक है। जो चार्ज कम होगा न्यूट्रल पॉइंट वहीं शिफ्ट होगा। एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा। अगर मैं इसे कहती कि आपके पास Q1 छोटा है Q2 से, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आ जाता है, यहाँ पर कहीं Q1 की साइड, सेंटर में ना होके वहीं चला जाएगा जहां पर चार्ज कम है। ये इस तरह से याद रख लो, जिसकी पावर कम है उसके पास उसको पावर देने चला जाएगा। ये देखो नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, कितनी पास हो रही है एक रीजन में, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं फाई ई से, किससे, फाई इंटू ई, ये फाई बोला जाता है इसको, F5। इसका फॉर्मूला याद रखना, फाई ई क्या होता है, E डॉट ए, वैक्टर फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो। अगर दो वैक्टर को खोलते हो, A डॉट बी कितना होता है, ए बी कोस थीटा होता है, पता है ये सबको, दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये ए बी कोस थीटा हो गया, तो ये आपके पास ई ए कोस थीटा होगा, क्योंकि दो वेक्टर ये है आपके पास, ई ए कोस थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल। और ये जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर होता है, ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कभी आप यूनिफॉर्म लगा दो। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी बहुत बार पूछी जाती है। तो वोल्ट मीटर आपको ना ध्यान आए तो वोल्ट मीटर कर देना, क्योंकि इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, अभी बताई थी मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। या तो आप लिखो न्यूटन पर कूलम, या फिर आप इसकी दूसरी यूनिट और क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये रिलेशन होता है, अभी आगे बताऊंगी, तो यहाँ से आ जाती है वोल्ट पर मीटर, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ से जो है आपके पास क्या आ गई, इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर आ गई, तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ गई। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, दोनों कट के आ गया वोल्ट मीटर। या तो ये लिखो, लेकिन दूसरी याद रखना 1 मार्क्स में पूछी जाती है, क्या होती है, वेबर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। और 1 वेबर किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट मीटर के, ठीक है, क्योंकि जो यूनिट इसकी है वो यूनिट इसकी है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये फ्लक्स था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ 2010 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लक्स से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, लिख लो। ये देखो इसमें जैसे इसने बोला कि ये 3 चार्जेस है, ये इस तरह से, ठीक है, इस सरफेस पे ये पूछना चाह रहा है इसमें फ्लक्स कितना होगा। तो एक बात का ध्यान रखना, फ्लक्स हमेशा ना क्लोज फिगर में निकलता है। फ्लक्स किस में निकलता है, हमेशा क्लोज्ड में। किस में निकलता है, क्लोज्ड में। तो इसका मतलब जो इसके अंदर चार्जेस है ना, उनको ऐड कर दो। फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपके पास, क्या होता है, फॉर्मूला होता है फ्लक्स का E डॉट डी एस गोस थ्योरम से, जो कि अब तो आपने पढ़ ही ली होगी, कोई स्टार्टिंग तो है नहीं। तो ये गोस थ्योरम से इसके इक्वल भी होता है, या फिर अभी जो फॉर्मूला बताया ई ए कोस थीटा। अब ये तो लग नहीं सकता, तो गोस थ्योरम से आपके पास क्या होता है, 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। इसको लगाएंगे तो टोटल चार्ज निकाल लो, फ्लक्स सीधा आ जाएगा। इसके लिए तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, इसका सरफेस भी चाहिएगा, तो इसको नहीं लेते, हम क्या करते हैं, सीधा चार्ज निकाल लेते हैं। कभी भी फ्लक्स पूछा जाए, चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज कितना, ये बार वाला चार्ज नहीं आएगा, इसको तो हटा दो। जो फिगर के अंदर बाय चांस ये फिगर यहाँ से खुली होती ना, तो ये ओपन सरफेस नहीं था, इसमें फ्लक्स 0 हो जाता है, याद रखना। अब यहाँ पर बंद है, तो फ्लक्स कितना होगा, टोटल +2q माइनस q, तो टोटल चार्ज है ये प्लस का q, तो यहाँ पर आ गया q, और नीचे क्या था, ε0, तो आंसर आ गया q/ε0। देखो ये चीज, नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। क्यूब में से पूछा गया भाई, क्यूब में से बहुत बार पूछा जाता है। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्यूब है, क्यूब तो पूरी की पूरी बंद है, इसने पूरे सरफेस में से पूछ लिया, तो कभी भी टोटल सरफेस से पूछ लेना तो हमेशा 0। एक 1 मार्क का क्वेश्चन, टोटल सरफेस से हमेशा क्या होगा,
0, टोटल सरफेस से फ्लक्स 0 और गिवन होगा इस तरह से तो उनको ऐड कर देना, माइनस कर देना, जो भी चार्ज है वो निकाल दो, टोटल को उससे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो इसके अकॉर्डिंग, तो आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने कहा है 2 चार्जेस हैं, ये 2 चार्जेस हैं, वो किस किस पॉइंट पे रखे गए हैं, एक यहाँ पर रखा गया, एक यहाँ पर रखा गया। इसने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। 3a का एक स्फीयर है जो कि यहाँ कहीं आएगा, 3a का स्फीयर। आपने क्या करना, उसे इमेजिन करना, और वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, तो इस तरह का स्फीयर है इसने। अब ये आप मुझे मत बोलना कि मैम ये तो जो है खुला हुआ है सरफेस, नहीं, इसने ये बोल दिया कि एक स्फीयर है जिसको आप क्या कर लो, इमेजिन कर लो 3a का। तो भाई यहाँ पर a है, यहाँ पर 4a है, तो 3a तो कहीं यहाँ आया होगा, क्योंकि a है, फिर 2a है, फिर 3a है, फिर ही तो 4a होगा। और इसने कहा वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा, ये वाला आ गया, तो -2q। अभी बताया था फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, क्या बताया मैंने, 1/ε0 और टोटल चार्ज। 1 नंबर का 100% क्वेश्चन है। टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, माइनस का 2q है ये, तो माइनस का 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया सीधा। आया हुआ है ये क्वेश्चन 2013 में। नेक्स्ट देखो, ये 2010 में और 2012 में आया है, ये मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था। ये देखो, चार्ज दे रखा, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू वन फेस। एक फेस से पूछा, अगर सारे फेसों से पूछता इकट्ठा तो 0 आता, पूरा फेस से पूछे तब 0 है, लेकिन अब एक फेस से पूछ रहा है, यानी कि एक साइड से, कोई भी फेस ले लो, तो एक फेस से टोटल कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं, तो एक में से कितना निकलेगा, 1/ε0 इंटू टोटल जितना भी चार्ज है वो। अब आपके पास टोटल चार्ज अगर क्यूब पे जो है क्या है, क्यू है 1/ε0, तो 6 फेस है तो 1/6 हो जाएगा इसका, ठीक है। पूरे क्यूब से भाई 0 नहीं होगा, पूरे क्यूब से Q/ε0 होगा, वहां पर मैंने बाय मिस्टेक बता दिया। पूरे क्यूब से हमेशा ये होता है, 0 नहीं होता, सारा जितना उसके ऊपर चार्ज है। अगर उसने कहा कि क्यूब ऑफ चार्ज प्लस क्यू, तो Q/ε0। अगर कहा कि क्यूब है जिसके ऊपर चार्ज -2q है, उसमें से फ्लक्स बताओ, तो सीधा -2q/ε0, 0 नहीं होता, बाय मिस्टेक बोल दिया। अब ये देखो, अगर पूरा होता तो Q/ε0, लेकिन एक फेस है तो 1/6। अब ये कहे, अगला क्वेश्चन देखो इसी में से, अब इसने कहा है बिल्कुल सेम है, साइड बदल दी है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 2 अपोजिट फेस, 2 फेस हो गए, तो यानी कि एक फेस में से तो इतना, अभी बताया 2 फेस हो गए तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है भैया। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल पे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डाई मीन्स 2, पोल्स मीन्स पोल, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव पोल्स, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों पे सेम चार्ज होना चाहिए, +q -q। अगर ये प्लस का 2q है तो ये माइनस का 2q होगा, मतलब सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड इनके ऊपर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम ले लिया मैंने, एक +q ले लिया, एक -q ले लिया। डायरेक्शन हमेशा डायपोल की ध्यान रखना, डायरेक्शन क्या होती है डायपोल की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम -q टू +q, हमेशा ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। -q से क्या होगी डायरेक्शन, +q होगी, ठीक है। -q से +q, और किस से डिनोट करते हो इसे, p से, तो माइनस से p की तरफ गई, ये p हो गया डायपोल मोमेंट, स्मॉल p से करते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल p है ये। और फॉर्मूला क्या हो जाता है डायपोल का, जो भी चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दो इनके बीच के स्मॉल डिस्टेंस से, ठीक है। इसको 2d ले लो, यहाँ पर 2 ले लो इसको, ये आई थिंक बुक में जो है प्रदीप के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसमें ले रखा हुआ 2a, तो इसको 2a ही लेंगे। पोटेंशियल के बाद जो है आपके पास, इसको लेंगे हम 2a, एक सेकेंड, हाँ 2a है, इसको 2a लो, ठीक है, d मत लो, जैसा भी है प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ मैं, तो उसी के अकॉर्डिंग करते चलना। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास q इंटू में 2a, इसकी यूनिट पूछ ले तो, और ये वेक्टर है स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन है माइनस से प्लस। अब आपके पास जो है इसकी यूनिट पूछ ले तो इसकी यूनिट होती है कूलम, इसकी यूनिट होती है मीटर, तो p की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये डायपोल हो गया। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि एक्सियल पूछ ले, इक्वेटोरियल पूछ ले, और क्या पूछ ले, इनके बीच का रिलेशन। सेकंड ये पूछ ले कि एनर्जी क्या होगी डायपोल पे, और इस पे जो है टॉर्क कितनी एक्ट होगी। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर के। उसके बाद जो है कैपेसिटेंस वाला बनता है 3 नंबर का, बस यही क्वेश्चन है, बाकी 1 मार्क के मैंने आपको बता दिए। तो ये देखो, सबसे पहले देखो एक्सियल पे क्या है, अब तो इतना आपको याद हो जाना चाहिए, सिर्फ डेरिवेशन के स्टेप पे चलेंगे। देखो अगर डायपोल है, ये है डायपोल, ठीक है, ये डायपोल है, मैं अभी आपको सिर्फ समझाती चलूंगी। अभी बताया मैंने डायपोल जो है ओ से सेंटर, मान लो टोटल डिस्टेंस कितना लेना डायपोल्स के बीच का 2a, ठीक है, अभी बताया मैंने। अब ये कहता है एक्सियल पॉइंट पे निकालो, एक्सियल का मतलब होता है किस पे पॉइंट, ऑन एक्सिस,
कहाँ पर है? पॉइंट एक्सिस के ऊपर। तो यानी कि जो इसकी एक्सिस है वहीं कहीं क्या है? पॉइंट है। तो मैंने ये पॉइंट मान लिया क्या है? पी। ठीक है। और हमेशा जो पॉइंट आप मानते हो, देखो भाई यहाँ पर क्या है? टेस्ट है। अगर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज को चार्ज ही टेस्ट करेगा, तो यहाँ पर हमेशा हम प्लस का 1 ले लेते हैं। इन्फिनिटी पे भी ले या कहीं भी ले, तो वहां पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज माना जाता है, तो इसको प्लस का 1 ले लेते हैं। ठीक है। तो ये प्लस का 1 ले लिया। अब मुझे ये बताओ, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस की तरफ ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, माइनस की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, प्लस का है क्योंकि, तो E1 की डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं E ऑफ माइनस क्यू की वजह से। और प्लस जो क्यू है इसकी वजह से रिपेल होगा क्योंकि ये खुद प्लस का है, तो E2। ठीक है। इस तरफ डायरेक्शन, इसको E प्लस का क्यू की वजह से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो अब फोर्स कितनी आएगी जल्दी से निकालो। O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस P पॉइंट तक का मैं मानूंगी R है। ठीक है। तो पहली फोर्स हो जाएगी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R²। अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है एक चार्ज कट जाता है, टेस्ट वाला, तो यानी कि जो आपने चार्ज लिया ऊपर वही आएगा। अब डिस्टेंस कितना है? अगर मैं माइनस क्यू ले रही हूँ तो मैग्नीट्यूड लेना है मेरे को, मैग्नीट्यूड में बात कर रही हूँ, तो माइनस क्यू ले रही हूँ, तो डिस्टेंस कितना है माइनस क्यू से? आर तो ये है ही, बचा हुआ ए है, तो ये है R + a का होल स्क्वायर। और E2 कितना है? 1/4πε0 Q/R - a का होल स्क्वायर। ठीक है। R - a का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर है E2, ये यहाँ से प्लस क्यू से, तो ये पूरा R था, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पोर्शन, तो हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो नेट कैसे निकालते हो? दोनों को क्या कर दो आपस में माइनस। जो वाली ज्यादा टर्म कौन सी लग रही है? जिसके डिनोमिनेटर में प्लस है भाई, ये टर्म छोटी होती है, किसी के डिनोमिनेटर में ज्यादा है। जैसे देखो मैंने कहा 1/5 है और एक है 1/2, ये वाली टर्म क्या है? छोटी है, ये वाली टर्म क्या है? बड़ी है। तो ये वाली टर्म छोटी होगी, बड़ी होगी, ये वाली टर्म छोटी होगी, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, हमेशा E2 में से E1 माइनस होगा। कर दिया। देखो इसने के इसलिए ले लिया 1/4πε0 है, बार बार ना लिखना पड़े, इसको के लिख दिया। ठीक है। प्लस के क्यू में से यानी कि E2 में से E1 को माइनस करो, यहाँ पर E2 करो, यहाँ पर E1 करो, यहाँ पर E2 करो। ठीक है। कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने इधर लिख दी है, मैंने इधर लिख दिया, ये वाला फिगर बना लेना। इसको जो है आप क्या लिखोगे? E2 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? E1 लिखोगे। ओके। और E1 की वैल्यू क्या है? E1 नहीं है, E2 है। E2 की वैल्यू क्या? ग्रेटर देन E1। ओके। तो ये E2 की वैल्यू ग्रेटर देन E1 है। यहाँ पर आपने देखो E2 में से E1 को माइनस किया, के क्यू बाहर आ गया, ये वाली टर्म जो है अंदर बच गई कांस्टेंट, और ये वाली यहाँ से बच गई। अब दोनों में a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर आ जाए, तो क्या आप इसको ये नहीं लिख सकते आइडेंटिटी से? a - b और a + b को क्या लिखते हो? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। तो a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर कर दिया, b का, और ऊपर एक और स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब जो है अंदर आपने क्या किया, यहाँ से जब इसको खोलोगे तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एलसीएम लेके, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, ऊपर बचेगा 4QR। अब आपको पता है 2a इंटू में q को तो p लिख सकते हो, तो अगर मैं यहाँ पर करूँ, इस सारे को रब कर देते हैं, देखो आगे करवाती हूँ। ई कितना हो जाएगा? के को अब वापस खोलना चाहो तो खोल भी सकते हो। क्यू अंदर क्या आएगा? 4a है, इसको तोड़ लो, 2a इंटू में 2r डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये देखो आपके पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू बन गई p, तो ये आ गया 2pr। इसको चाहो तो k लिख दो, नहीं चाहते तो ऐसे का ऐसे लिख दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है। r² माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई। अब आपके पास आ जाओ स्पेशल केस पे। अगर स्पेशल केस होता है तो स्पेशल केस ये कहता है कि आइडियल डाइपोल है अगर मेरे पास, ये किसकी कंडीशन है? आइडियल डाइपोल की। आइडियल का मतलब होता है डाइपोल जो है उसमें जो ये छोटा डाइपोल है, मतलब बिल्कुल छोटा, कि आर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके डाइपोल के डिस्टेंस के बीच में। आइडियल अभी तो बताया था मैंने, डाइपोल वो होता है जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है आपके पास? ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास क्या है? बहुत ही छोटा हो जाएगा आर के कंपैरिजन में। तो ए को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ए को नेग्लेक्ट करो यहाँ से, 4πε0 2pr डिवाइडेड बाई ए खत्म हो गया तो आर की पावर 4, ये से कट गया, आर का क्यूब आ गया। तो ये आंसर है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर लगा देना, स्मॉल p है ये, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, r³ r² नहीं है। ठीक है। क्लियर? ये था एक्सियल। इक्वेटोरियल पे चलो। इक्वेटोरियल देखो, इक्वेटोरियल का मतलब होता है एट 90 डिग्री। क्या होता है? एट
90 डिग्री। तो इसको देखते हैं अभी। देखो इसकी फिगर जो है बनाते हैं, कैसे बनेगी देखो। ये है आपके पास माइनस का क्यूब, ये है प्लस का क्यूब, ये यहाँ पर ओ डिस्टेंस है, ये इतना जो है ए है, ये भी इतना ए है। अभी बताया पी पॉइंट कहीं यहाँ लोगे 90 डिग्री पे। अब ओ से पी तक का डिस्टेंस हमेशा आर लेना है, इसको आर ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने पीछे लिया था। अब ये बताओ यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि हमेशा टेस्ट चार्ज होता है, तो प्लस का प्लस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट तो E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपेल, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी E2 की। क्या ऐसा ही है, यहाँ पर इसको E2 करो, इसको E1 करो, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके पास इस डिस्टेंस को लो R, ओके। तो यहाँ पर इस वाले को, अब ये वाला जो है, अगर मैंने कहा कि ये थीटा एंगल से प्लेस है, ये अगर थीटा एंगल से प्लेस है तो ये भी आपके पास कितने एंगल से प्लेस होगा, ये भी आपके पास थीटा एंगल से होगा प्लेस, ठीक है। जितने एंगल से ये है उतने से तो ये डेविएट होगा, तो जितना एंगल थीटा है यहाँ पे थीटा होगा। तो अगर मैं इसको कंपोनेंट को तोड़ना चाहूँ तो दो कंपोनेंट में टूट सकता है E2, जिसके साथ एंगल बनता है वो आपके पास क्या होता है, कोस थीटा। तो ये E2 है अगर, तो ये हो गया E2 कोस थीटा और ये हो गया E2 साइन थीटा। ऐसे E1 को तोड़ो, एक तो यहाँ पर आ जाएगा E1 साइन थीटा और ये वाला सेम वाला हो जाएगा E1 कोस थीटा। दोनों साइन वाले क्या हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, 2 करो इसको 1 करो, ये से ये कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट, अभी बताऊंगी कैसे। तो ये बच गया आपके पास, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे ऐड, यानी कि आपके पास ये बचेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्यों, क्योंकि देखो E1 अभी बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इस चार्ज से इस चार्ज का, यहाँ पे P पॉइंट मानो इसको, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है भाई R प्लस ये वाला अगर A है, ये वाला R है, तो ये हो जाएगा √R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और E2 जो है वो भी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का क्या होता है स्क्वायर। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। अब क्या करो, दोनों सेम है ये वैल्यू, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ फाइनल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हटा दो, खाली E करो इसको, तो ये हो जाएगा E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो 2E1 कोस थीटा कर सकती हूँ, साइन वाले तो कैंसिल हो गए। 2E1 की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही होगी। तो ये वाली वैल्यू इनटू में कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या है देखो, कोस थीटा निकालना है आपको, तो ये 90 डिग्री एंगल, ये बेस होगा, तो कोस थीटा कितना आ गया A डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये सिर्फ एक रिवीजन है, बाकी आपको आता ही होगा इतना तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से ट्राई जरूर कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। तो थोड़ा सा अगर कहीं ना आए तो प्रदीप की बुक में सब कुछ है, उससे बाहर मैं नहीं करा रही हूँ। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आपको मैं 2 दिन एक्स्ट्रा दे रही हूँ, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मेल आईडी जो है मेरे बायो में मिल जाएगी आपको। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, ठीक है। दोनों को कंबाइन करो, अगर मैं कहूँ आपसे √2 है और एक 2 है तो कैसे करते हो, 2 की पावर ये 1 है और ये 2 की पावर कितनी है 1/2 2 की पावर 3/2 हो जाता है, ये सेम है, ये रूट में है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, ऊपर क्या आएगा Q इंटू A और ये 2 यूं का यूं, ये बन गया P तो ये आ गया P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू 3/2, ये आंसर आ गया आपके पास, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, आंसर नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर आइडियल डाइपोल की बात करूं तो अभी फिर से क्या करोगे, एक को नेग्लेक्ट करोगे, R स्क्वायर जो R जो है वो ग्रेटर देन जो है वो क्या होगा A, R वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या कर दो A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइडियल डाइपोल के लिए कितनी हो जाएगी P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर की पावर 3/2, ये से कट गया P/R क्यूब, ठीक है। अब कोई इनमें पूछे कि रिलेशन क्या है, तो P/R क्यूब, एक्सियल पे कितना निकाला था EA 2P/R क्यूब, और इस पे कितना निकाला है आपने इक्वेटोरियल पे P/R क्यूब, ठीक है। तो यानी कि E एक्सियल जो है ये वाला क्या बन गया E, ये पूरा एक्सियल था, ये E इक्वेटोरियल है, तो यानी कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। ये रिलेशन 1 नंबर में पूछी जा सकती है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपका तैयार करवा दिया है, बड़ा क्वेश्चन था, यूं कि यूं प्रदीप से डेरिवेशन कर लेना, कोई स्टेप समझना है तो पूछ लेना। मैंने आपको इजी में बता दिया क्या करना है, डायपोल लेना, 90 डिग्री पे एक चार्ज को प्लेस करो, डिस्टेंस जो है R लो, इधर डिस्टेंस डायपोल से A लो, प्लस जो है क्या करेगा रिपेल करेगा, माइनस क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको कर दो ऐड, क्योंकि E1 और E2 सेम है तो 2E1 हो जाएगा,
इंटू कोस थीटा, कोस की वैल्यू निकाल लो, सीधा वैल्यू को पुट कर दो। आइडियल के लिए ए को नेग्लेक्ट कर दो। ये मैंने स्पेस आपके लिए छोड़ा था। ये देखो, अब नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन दूसरा तैयार होता है, इसके साथ लिंक हो गई, ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डायपोल को किस में प्लेस किया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो कैसे प्लेस करोगे? देखो, आपकी मर्जी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी तरह ले सकते हो। जैसे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली है। अब आप ये देखो, ये डायपोल है, माइनस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है। अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से शुरू होती है? प्लस से शुरू होती है। कहाँ पे जाती है? माइनस पे। तो यहाँ पर प्लस होंगे चार्जेस और यहाँ पर सारे क्या होंगे? माइनस। ये डायपोल माइनस है तो प्लस की तरफ क्या हुआ होगा? अट्रैक्ट हुआ होगा। और फोर्स कितनी लग जाएगी? माइनस क्यू ई। ये कहाँ से आई? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, फोर्स बाय चार्ज। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आई क्यू इंटू ई, याद रखना। ये जो है आपके पास क्या है? माइनस है, तो माइनस की तरफ प्लस वाला अट्रैक्ट हो गया, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये है मेरे पास डायपोल, ऐसे रखा हुआ है थीटा एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब ये वाला जो है इधर जाना चाह रहा है, ये वाला इधर जाना चाह रहा है, तो क्या होगा? ये इधर खींचेगा इसको और ये इधर खींचेगा, तो क्या होगी इसमें? रोटेशन। रोटेशन होगी तो हमेशा रोटेटिंग फोर्स कहाँ पर लगती है? रोटेटिंग फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? हमेशा टॉर्क से। किससे करते हो? टॉर्क से, ठीक है। तो टॉर्क से दिखाओ इसको। टॉर्क कितना हो गया आपके पास? टॉर्क क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है? क्यू इंटू ई, किसी की भी ले लो। नेट फोर्स कितनी होगी? अगर आपसे कोई पूछे तो नेट फोर्स हमेशा जहाँ भी रोटेशन आएगी तो माइनस क्यू ई इसकी प्लस क्यू ई इसकी इज इक्वल टू 0। और फोर्स ही अगर 0 होगी तो ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ नहीं घूम रही, चीज़ घूम रही है, इसीलिए हमेशा टॉर्क लगती है। इंटू में डिस्टेंस, आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ से डालो परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डालते ही आपको निकालना है ये डिस्टेंस, आर्म ऑफ द कपल, जैसे टॉर्क में पढ़ते भी आए थे। तो वो कैसे निकलेगी? 2a साइन थीटा। ये होगी आपके पास आर्म, तो ये कैसे निकलेगी? 2a इंटू में साइन थीटा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो है आपके पास कितना है? a। इसको पूरे डायपोल को लो, ठीक है। ये पूरा फुल डायपोल लो, यहाँ पर फुल डायपोल हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? पूरा 2a। और ये वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आर्म जो है आपके पास कितनी निकला है? 2a साइन थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये आ गई 2a साइन थीटा। अब ये 2a इंटू में क्यू, अभी बताया था क्या होता है? p, स्मॉल p करो इसको, इंटू में e साइन थीटा। लेकिन इसने e को वेक्टर बना दिया और इसको भी वेक्टर, और ये बोल्ड कर दिया आपके पास। तो मैं इसे भी लिख सकती हूँ, इसको छोड़ो यहाँ से, सीधा वेक्टर में मत जाओ। टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया? p e साइन थीटा। अब जो है मैंने अभी बताया था, दो वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क पे भी वेक्टर आएगा। ये आ गया, क्लियर। लेकिन यहाँ से जो है आपके पास एक छोटी सी कंडीशन और आती है, स्टेबल और अनस्टेबल की। ये जरूर पूछते हैं पेपर में, क्या आती है? स्टेबल और अनस्टेबल की, वो भी देखो। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी पूछा जाता है, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट है स्टेबल, ना भी पूछा जाए तो लिखा ना, अगर ये क्वेश्चन आता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल के लिए आप देखो क्या करोगे? तो आपके पास कितना आया? पी ई साइन थीटा। मुझे ये बताओ, थीटा एक तो 0 डिग्री पुट कर सकते हो, एक थीटा को 90 डिग्री, आपकी मर्जी, ठीक है। थीटा 180 भी पुट करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। 0 पुट करो, थीटा साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। या 180 पुट करो तो भी क्या होगा? 0 होगा। तो साइन 0 क्या होगा? टॉर्क क्या होगी? 0। टॉर्क 0 होगी तो इसका मतलब उसमें कोई रोटेशन नहीं है, वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। साइन 90 हो गया तो टॉर्क कितनी आ गई? p, यानी कि रोटेशन मैक्सिमम है। क्या रोटेशन मैक्सिमम है? रोटेशन भाई जितना घूम सकता था उतना घूम रहा है, तो इसका मतलब कैसी कंडीशन है ये? अनस्टेबल की। अनस्टेबल पे थीटा 90, स्टेबल पे थीटा 0 या 180, ठीक है। आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन ऑलवेज स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन निकालो। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर फोर्स का काम कौन कर रहा था? टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? जब भी टॉर्क आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एंगल में होती है। लाइन, अगर कोई चीज सीधी लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट लाइन में होगी, लेकिन अगर किसी चीज में रोटेशन हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट होगी एंगल में, क्योंकि एंगल ही तो घूम रहा है, तभी तो डिस्प्लेस हो रही है, बॉडी रोटेट हो रही है। तो ये हो गया DW, अगर स्मॉल वर्क डन की बात करते हैं तो, ठीक है। टॉर्क आपने निकाल ली थी P इंटू में E साइन थीटा। DW आ गया, टो D थीटा, और ये एनर्जी के इक्वल होगा, अभी बताया। अगर कंप्लीट वर्क डन निकालना तो क्या करो? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता शुरू में एंगल क्या था, θ1 मान लिया, फिर θ2, PE साइन थीटा D थीटा तक इंटीग्रेशन होगा। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया मैंने, ठीक है, PE साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हो? अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे? θ1 से θ2 वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन P था, ये PE साइन थीटा, ठीक है। P तो कांस्टेंट हो गया, E भी कांस्टेंट हो गया, जो जिसके साथ D होता है वही इंटीग्रेशन में जाएगा, तो साइड का
इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, लिमिट पुट कर दो θ1 से θ2, θ1 से θ2 जैसे ही पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का पीई कोस θ2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस को अंदर लेके जाओ तो माइनस का पीई कोस θ2 प्लस का पीई कोस θ1। ठीक है, अब अपनी मर्जी से चाहो तो आप एक इसमें स्पेशल केस बना सकते हो कि लेट जो शुरू में आपके पास था ना, वो आप मान लो कि ये आपके पास कितना था, शुरू में 90 डिग्री था, तो ये आपके पास क्या हो गया, स्टार्टिंग में अगर 90 डिग्री था तो ये वाली चीज आ जाएगी, θ1 को क्या कर दो, स्टार्टिंग में 90 डिग्री था अगर आप ऐसा मान लो तो ये हो जाएगा 0, यू आ जाएगा पीई कोस थीटा मान लो, बाद में थीटा हो गया, हमें नहीं पता θ2 क्या है, थीटा मान लो, तो ये माइनस का ये, और कोस में होता हमेशा पी डॉट ई लिख सकते हो। तो ये एक स्पेशल केस बन गया कि अगर स्टार्टिंग में आप कह दो कि मैंने 90 डिग्री पे रखा था। ये भी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, गोस लॉ से जो है यहाँ से 2 या 3 नंबर की डेरिवेशन आएगी। 5 नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं आता है, लेकिन 2 या 3 नंबर का आ सकता है यहाँ से। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक्सियल, इक्वेटोरियल और ये 2 डेरिवेशन जरूर करनी है। इसके बाद इसमें बचती है ये गोस लॉ और इसकी एप्लीकेशन, लास्ट टॉपिक जो कि कैपेसिटेंस की एक छोटी सी डेरिवेशन है बस। उसके अलावा इस यूनिट में कुछ नहीं है, लेकिन ये यूनिट आपके 10 नंबर कवर कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, गोस लॉ देखो, गोस लॉ क्या कहता है, गोस लॉ ये कहता है कि एक बॉडी है, अगर मैं उसमें क्या करूँ, फ्लक्स निकालूं, फ्लक्स का फॉर्मूला अभी बताया था, ई डॉट डी एस है, तो ये कहता है कि उसका फ्लक्स है ना 1/ε0 होगा, जितना भी उसके अंदर चार्ज है उसका टोटल कर दो, लेकिन सरफेस के अंदर होना चाहिए वो, ये नहीं कि सरफेस ओपन है, सरफेस ओपन नहीं होगा, सरफेस क्या होगा, क्लोज, इसीलिए इंटीग्रेशन के ऊपर मैं क्या लगा रही हूँ, सर्कल। तो ये आ गया। ठीक है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन दैट सरफेस। ठीक है, और फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ई डॉट डी एस होगी। ठीक है, अब देखो इसके एप्लीकेशंस पे आ जाओ सीधा। प्रूफ वगैरह इसके कुछ नहीं करने, कोई नहीं पूछा जाता। एप्लीकेशन में देखो क्या है, एप्लीकेशन एक तो इनफाइनाइट वायर की है, इनफाइनाइट वायर की बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पेपर में इनफाइनाइट वायर आई थी, इसके साथ न्यूमेरिकल अटैच होके भी आया था, तो कुछ भी आ सकता है पेपर में। इनफाइनाइट वायर की करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो कैसे करनी है इनफाइनाइट वायर की। एक वायर है, इनफाइनाइट है, इस तरह से कंसिडर कर ली। इस पे हमेशा मानो कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस है। ओके, अब आपके पास इस पे कैसा सरफेस ड्रॉ करो, एक पॉइंट हो तो सरफेस ड्रॉ होगा हमेशा सर्कल, लेकिन अगर एक लाइन है तो लाइन पे कैसा ड्रॉ होगा, सारे इकट्ठे हो जाएंगे सर्कल, तो क्या बना देंगे, एक सिलेंडर। तो इसीलिए इसका गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज गॉसियन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो है गोस लॉ हमेशा एप्लीकेबल है क्लोज में, तो लाइन तो ओपन पड़ी है, इसीलिए क्लोज सरफेस बनाया। अब ये देखो, इस पे ऊपर तो एक ही सरफेस माना जाएगा भाई, सारा इस तरह का एक सरफेस है, लेकिन आगे और पीछे अलग है, तो इसमें मैं 3 पार्ट्स कर लेती हूँ। एक पार्ट ये ले लेती हूँ, एक पार्ट ये ले लेती हूँ, एक पार्ट ये ले लेती हूँ। ठीक है, एक पार्ट जो है मैंने ले लिया ये, इसको मान लिया E1, इसको मान लिया E2, इसको मान लिया E3। ठीक है, ये सरफेस 1 हो गया, ये सरफेस 2 हो गया, ये सरफेस क्या हो गया, 3 हो गया। अब अगर यहाँ पर मुझे गोस थ्योरम लगानी है ना, तो क्योंकि गोस थ्योरम ये कहती है ई डॉट डी एस, मतलब एक छोटा सरफेस लेना पड़ेगा, तो एक छोटा सरफेस यहाँ मान लिया, इसको सरफेस एलिमेंट बोलते हैं, एक यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया। ठीक है, इस सरफेस से हमेशा एक यूनिट वेक्टर निकलेगा परपेंडिकुलर, वो एन कैप मान लिया मैंने, इसका भी परपेंडिकुलर एन कैप, इसका भी परपेंडिकुलर एन कैप, इसमें से निकलता हुआ सेम डायरेक्शन। तो अब देखो, अगर मैं गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स की डेफिनेशन पे चलूँ, यही थी, 3 सरफेस में बांट दी, S1 S2 S3 में। तो अगर मैं इसे यहाँ पर डॉट लगाना, आप क्योंकि आप बोल्ड करोगे, डार्क करने बैठोगे, उसका कोई यूज नहीं है, इसने तो बोल्ड कर रखे इसीलिए नहीं लगाई, लेकिन आप डॉट लगाना, ई डॉट डी एस ऐसे लिखना जैसे हम लिख रहे हैं। पहले सरफेस पे खोलो, फर्स्ट सरफेस पे आप मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी, ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी, तो हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा, तो थीटा 0 हो जाएगा, ई डी एस कोस 0। यहाँ पर देखो फील्ड तो ऐसे जा रही है, ये एन इस तरफ जा रहा है, तो दोनों में एंगल बनेगा 90। यहाँ पर भी ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, तो सरफेस और इसमें एंगल बनेगा 90, कोस 90 कोस 90 0, कोस 0 1, तो यहाँ पर ये वाले बच गया ई डी एस। इसमें S1 सरफेस की वजह से ds बच गया। सिलेंडर का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, एरिया या जो भी कर्ड सरफेस ही बच गया ना सिर्फ बार बार का, तो वो कितना होता है 2πRL। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, 5 डिवाइडेड बाई 2πRL होगी। अभी फ्लक्स का जो फॉर्मूला है आपके पास, अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो क्या लगा सकते हो आप, फ्लक्स से क्या आप लीनियर चार्ज डेंसिटी का लगाओ, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई L होता है यहाँ पर। और यहाँ से अगर मैं फ्लक्स का भी लगाना चाहूँ तो फ्लक्स का क्या होता है,
और भी ये ईजी हो सकती है। इसको एक छोटा सा और स्टेप करते हैं इसमें। ये देखो यहाँ पर हो गया Q डिवाइडेड बाई L हो गया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपकी। यहाँ तक छोड़ सकते हो इसको वैसे तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ रहे हम, इसमें एक छोटा सा चेंज और करते हैं, इसको यहाँ से हटा के। देखो गॉस थ्योरम और लगाओ। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स होता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। करो यहाँ पर पुट Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। अभी करते रुको, इसको भी लगाएंगे। इससे पहले ये करो, E इज इक्वल टू फ्लक्स को पुट कर दो Q बाई एप्सिलॉन नोट गॉस थ्योरम से 2 पाई RL। अभी बताया Q बाई L किसके इक्वल होता है, लैम्डा के, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R। ये है आपके पास एग्जैक्ट, और इससे अटैच कई बार न्यूमेरिकल कर देते हैं मेरे पेपर में। ठीक है, ये डेरिवेशन कंप्लीट। अब आ जाओ इनफाइनाइट शीट पे। अगर शीट आ गई ना तो ये ऐसे शीट है। शीट का गॉसियन सरफेस, कोई भी बीच में एक आप सरफेस ले लो, सिलेंड्रिकल ही बनेगा इसी तरह से। इसी तरह से आप 2 पार्ट मानो, इसमें भी 2 नहीं 3 बनेंगे, एक ऊपर वाला बनेगा, एक आगे का, एक पीछे का। तो एक यहाँ पर सरफेस बनेगा, एक यहाँ कहीं बनेगा, एक यहाँ बनेगा। ठीक है, 3 सरफेस बनेंगे। लेकिन अब की बार देखो आपको खुद भी दिख रहा है, ये प्लस अगर शीट मान ली मैंने, आप माइनस भी ले सकते हो, आप प्लस शीट मान ली तो प्लस से माइनस ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे जाएगी। तो अब की बार ये 2 डायरेक्शन तो पैरेलल बन जाएंगी, और ये वाली क्या बन जाएगी, जो बीच वाला सरफेस है वो ऐसे निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे निकालेगा। अपनी जो उसका सरफेस होगा ऐसे निकालेगा परपेंडिकुलर वेक्टर या ऐसे। तो इसका मतलब अब की बार बीच वाला 90 बन जाएगा, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये 0 बनाएगा एंगल, ये 0। यहाँ पर ds भी बना दो इसी तरह से, बिल्कुल सेम सरफेस। तो देखो गॉस थ्योरम लगाई, तो यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ये तो जो है 90 डिग्री बन गया। आपकी बार 2 बच गई, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बच गई E ds कोस 0 डिग्री, 2 की वजह से बच गई E ds कोस 0 डिग्री, और एक क्या बच गई E ds कोस 90। तो ये तो होगी 0, क्योंकि एक ही 90 हो रही है बस अब की बार। और ये E इंटू में ds, क्योंकि कोस 0 क्या होता है 1, E इंटू में ds। E ds को मैंने मान लिया टोटल सरफेस S है, प्लस E इंटू में टोटल सरफेस क्या है S, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे आप। तो ये हो गया 2E इंटू में S इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके पास आ गया ये 2E इंटू में S आ गया, और यहाँ पर क्या था, ये फ्लक्स था, यहाँ पे फ्लक्स था, फ्लक्स निकाल रहे थे ना, तो फ्लक्स आ गई 2E इंटू में S आ गया आपके पास, 2ES आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब E की वैल्यू जो है आप क्या लिख सकते हो, E की तो नहीं, फ्लक्स की वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ से E की वैल्यू आ गई आपके पास फ्लक्स डिवाइडेड बाई 2S। फ्लक्स की अभी लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाई 2S, तो यूं का यू एप्सिलॉन नोट। अभी बताया था Q बाई S क्या होता है, सिग्मा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, आ गया, ये शीट की वजह से था। अब मैं क्या करती हूँ, 2 शीट कर देती हूँ। अब 2 शीट है तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, एक ये शीट मान ली, एक ये शीट मान ली। एक शीट की वजह से अभी बताई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ये है, अगर एक प्लस मान लूँ एक माइनस मान लेती हूँ, और मैं कहती हूँ दोनों पे सेम है, एक पे प्लस का सिग्मा है, एक पे माइनस का सिग्मा है, तो क्या फर्क आएगा, दोनों सेम मान रही हूँ मैं, एक पे प्लस का सिग्मा, एक पे माइनस का सिग्मा है। तो ये इसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और E2 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। अब ये रीजन में निकलती है, एक रीजन इसके तरफ मान लो, एक सेंटर में मान लो, एक बाहर मान लो इसके। ठीक है, यानी कि 2 प्लेट है, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो। इसके अलावा तो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ऊपर नीचे तो होगी नहीं, खत्म हो रही है, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ निकल रही है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये वाली प्लेट है, इसके इधर एक्स एक्सिस से इधर होगा तो लेफ्ट में माइनस लेना है और इधर लेना है प्लस, बस ये ध्यान रखना। अब ये लेफ्ट साइड है तो ये माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, और E2 भी इसका इधर आएगा तो वो भी माइनस का आ जाएगा। तो पहले वाले रीजन में क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस का E1 माइनस का E2। इस वाले रीजन में आ जाओ, E2 में लेफ्ट साइड में क्या है, E2 में जो है आपके पास E1 का तो राइट है, लेकिन E2 का लेफ्ट है, जिसका लेफ्ट होगा वो नेगेटिव लेना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, E2 तो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का, और E1 क्या हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ पर दोनों क्या होंगे, प्लस के, दोनों क्या है, राइट साइड में। ठीक है, जो लेफ्ट साइड है उसको नेगेटिव ले लो। अब यहाँ पर इस प्लेट का ये वाला हिस्सा बीच वाला राइट में था तो E1 प्लस का आ गया, E2 के लेफ्ट में था तो E2 माइनस का। यहाँ पर दोनों ही लेफ्ट में आ रहे, E1 का भी लेफ्ट हिस्सा, राइट का भी, तो ये माइनस का हो गया। ये जो है मैंने पूरी वीडियो में समझा रखी है। अपने में अगर कोई डाउट भी होना तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है सारी वीडियोस, फर्स्ट यूनिट की भी, तो आप उसमें से जाके देख सकते हो। हर एक चीज़ एक्सप्लेन है वहाँ पे, पूरी तरह से मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट पूरा सब कुछ जो है एक्सप्लेन है। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम कर पाऊँ। अब ये देखो आपके पास पहले रीजन में E1 और E2 दोनों माइनस के हो गए, तो मैं ये क्या कर सकती हूँ, E इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट, माइनस का E2 की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस क्या होगी, प्लस,
दोनों कट गए तो ई की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, दोनों माइनस के आएंगे इसके अकॉर्डिंग। इसने तो इसलिए लिया है कि एक पे सिग्मा 1 माना, एक पे सिग्मा 2। मैंने एक पे प्लस सिग्मा पहले ही ले लिया सिग्मा 1 को, और इसको ले लिया माइनस सिग्मा। ठीक है, पूरी तरह डिटेल्ड भी एक्सप्लेन है। और इसमें E2 जो है वो माइनस का, E1 क्या है प्लस का, तो E2 जो है माइनस का कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये वाला जो है आपके पास क्या हो गया प्लस का, तो प्लस और प्लस दोनों प्लस हो गए, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट करके 2 से 2 कट गया, ये आ गया। अब दोनों प्लस है तो यानी कि ये प्लस का खुद से था, ये माइनस का था, तो फिर से कट के 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो प्लेट्स है तो सिर्फ उनके बीच में एग्जिस्ट करेगी, ना इधर करेगी ना उधर करेगी। इस चीज का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के सिर्फ बीच में एग्जिस्ट करती है, ना इधर करती है ना उधर करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन स्फेरिकल शेल की। ठीक है, ये लास्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। स्फेरिकल शेल में देखो क्या होता है, एक शेल दे रखी है। अब शेल है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आपको पता लग जाएगा अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अंदर तो हो गया चार्ज 0, चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अब आपको क्या करना है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर निकालनी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सरफेस पे एक बाहर निकालनी है। इसके अलावा तो कहीं नहीं होंगी, 3 ही रीजन होंगे। तो पहले हम निकालते हैं इनसाइड, अंदर से अब खाली है ये। ठीक है, अंदर से क्या है, ये आपके पास होलो है, होलो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा कर दो, अंदर क्या हो जाएगी 0। तो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी 0। अब जो है बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं तो ये आपके पास सरफेस है, इसके बाहर ये बना लिया मैंने गॉसियन सरफेस। उसमें फिर से ये सरफेस देखो यहाँ पर अच्छा दिख रहा है इसलिए दिखाया, यहाँ पर एक एलिमेंट फिर से गॉस थ्योरम के लिए लेना पड़ेगा, एन कैप बाहर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर होगी। तो ई डॉट डी एस कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, सेम डायरेक्शन में कोस 0 है तो डॉट हट गया इनके बीच में, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ds का जो है सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी q डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास जो है यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो इसको तो q इज इक्वल टू सिग्मा, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ो। ठीक है, यहाँ तक होगी। ये किस पे आई है, आउटसाइड। ठीक है, ऑन सरफेस पे आ जाओ। अब ये फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में ये था, सेकंड पार्ट इसको E2 भी कर सकते हो आप, यहाँ पर E2 कर सकते हो कि E2 इतनी आ गई। अगर ऑन सरफेस बात करते हो E3 की। अब अगर सरफेस पे कोई पॉइंट है तो भाई सरफेस पे तो सिर्फ आर में तो फर्क आएगा, रेडियस में बाकी सब कुछ तो सेम होगा। तो E3 की वैल्यू आ जाएगी क्यू पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। अब इसमें अगर डायग्राम बनाना पूछा जाए आर रेडियस के साथ, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आर रेडियस है, आर इज इक्वल टू आर, आर जो थी स्मॉल आर वो रेडियस मैंने मानी थी गॉसियन सरफेस की, ये वाला जो सरफेस है इसकी रेडियस मानी थी स्मॉल आर। तो देखो अंदर जो है इनसाइड स्मॉल आर से जो कैपिटल आर यहाँ पर हो रहा है, तो यानी कि ये अंदर का हिस्सा रेडियस के अंदर क्या होगी 0, सरफेस पे क्या होगी मैक्सिमम। तो यानी कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद क्या हो रही है आर स्क्वायर के साथ घट रही है ये रही। ठीक है, तो ये होगी इसका डायग्राम, पूछा जा सकता है पेपर में। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है सरफेस पे, उसके बाद डिक्रीज है, अंदर कुछ भी नहीं है तो 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर का और पूछा जा सकता है, अगर सॉलिड हो मतलब सॉलिड हो, यहाँ पर सॉलिड वर्ड लिख देना, तो इसका मतलब बाहर वाला केस तो सेम है, ये वाला सरफेस वाला भी सेम है ये, लेकिन अंदर जो आपकी बार भरा हुआ है, तो अंदर से अगर भरा हुआ है तो कैसे करोगे। देखो अगर अंदर से फिल है, यानी कि ये फिल है, यहाँ पर कोई चार्ज है, तो अब की बार चार्ज फिल है तो मैंने मान लिया वो चार्ज क्यू डैश है। ठीक है, वो क्या है क्यू डैश है, और ये जो था पूरा सरफेस था जो भी था। एक मिनट, ये जो है आपके पास क्या है स्फीयर है, जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, जो कि आपके पास है। अंदर निकालनी है तो अंदर मैंने कोई गॉसियन सरफेस ले लिया। अब इसके अंदर मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, मैंने मान लिया क्यू डैश है। तो इनसाइड वाला केस बदलेगा, आउटसाइड वाला सेम रहेगा, सरफेस वाला सेम रहेगा। तो क्या होगी, आप इनसाइड में देखो आपके पास अभी बताया फ्लक्स से निकालते हो, ई डॉट डी एस करके निकालते हो, तो ई डॉट डी एस करते हो इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू। अब यहाँ पर चार्ज आपने मान लिया कितना है क्यू डैश है, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। मेन बात है आपको क्यू डैश निकालना है। क्यू डैश कैसे निकालोगे भाई, अगर 3D फिगर है तो 3D फिगर है तो आपके पास क्या होगा, 3D फिगर है तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 2 वॉल्यूम है यहाँ पर, अगर वॉल्यूम है तो आपके पास यहाँ पर निकालो चार्ज डेंसिटी Q बाई वी करके, अभी फॉर्मूला बताया था। ठीक है, क्योंकि अंदर से कोई चीज़ बड़ी होती है तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है। रो कितना हो जाएगा आपके पास, क्यू डैश मानोगे क्यू डैश बाई 4/3 पाई आर क्यूब, जो इसका वॉल्यूम होता है। आर लेना पड़ेगा इसका स्मॉल, जो आप गॉसियन सरफेस ले रहे हो। तो यहाँ से आपके पास क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। आ गई, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो।
इसको यहाँ पर पुट कर दो तो ये फ्लक्स आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई फ्लक्स की। अब यहाँ पर जो है आपके पास क्या करना, आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो फ्लक्स की वैल्यू को क्या कर सकते हो, ई डॉट डी एस कर सकते हो, इसके इक्वल आ गया। तो ये ई इंटू में डी एस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस की वैल्यू सरफेस एरिया कितना होगा इसका, इससे ऊपर चलो, ई इंटू में यहाँ पर करो इसको ऐसे, तो ई इंटू में यहाँ पर इस तरह से डी एस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू में ये हो जाएगा आपके पास सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो बाई एप्सिलॉन करो, इसको एप्सिलॉन नोट नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन नोट होती है एयर की, ये एयर में थोड़ी है, अब डाइलेक्ट्रिक है, कुछ ना कुछ अंदर मीडियम होगा। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया, तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आर रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन। ठीक है, ये पूछी जा सकती है। यानी कि अब जो वो फिगर थी ना ये वाली, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपके पास और यहाँ पर क्या था, रेडियस थी, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम है, यहाँ से डिक्रीज हो रही थी, लेकिन अब की बार अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के साथ क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ रही है। तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा ये। ठीक है, ये आपके पास था सी पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं डी पार्ट में। डी में क्या है, कैपेसिटेंस है। तो ये छोटा सा है, बस थोड़ा सा जो है इसमें चीज बताने। देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक टर्म थी जो रह गई होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अगर आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को लेके आ रहे हो किसी भी फील्ड के अंदर, ये फील्ड है, तो वहां पर जो है आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके आ रहे हो बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो आपने उस दौरान कितना काम किया, उसे क्या कहते हो, पोटेंशियल। और डिफरेंस कहीं आ जाए उसे वोल्टेज भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्टेज। खाली पोटेंशियल हो तो इसे वोल्टेज नहीं बोलोगे। तो अब इसमें इन्फिनिटी नहीं, अब इसमें डिफरेंस पूछ लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लेके आने के लिए कितना वर्क डन कर रहे हो बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन के, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, ये बिल्कुल सेम है। अभी करते हैं इसको। देखो पोटेंशियल जो है आपको निकालना होगा अगर चार्ज का पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर जो है आपके पास डेरिवेशन कभी पूछी नहीं जाती है, तो इसमें सिंपली, बट मैं आपको निकालना बता देती हूँ, ये होती है यहाँ पर, इसको भी निकाल ही लेते हैं, एक सेकंड दो। इसमें जो है देखो अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल के लिए आपको क्या करना है, या तो आप क्या करो फोर्स से निकाल लो एफ डॉट डी एस करके, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट करो क्यू इंटू ई, और क्यू इंटू ई करते हो तो उससे जो है आपके पास फॉर्मूला बन जाता है ये एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हो, लेकिन ये डेरिवेशन कभी आती नहीं है, तो इसको मैं इसलिए यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। आप सीधा याद रखो, और इसको याद रखने का तरीका भी मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है। फोर्स आपने क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का मल्टीपल बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज को हटा दो बाय आर स्क्वायर। अगर पोटेंशियल की बारी आ जाती है ना, तो नीचे से इस आर को हटा दो, एक को बस। ठीक है, याद रह जाएगा। ये देखो डाइपोल की वजह से भाई, ये भी एक डेरिवेशन है आपके पास, इंपॉर्टेंट है। ये देखो अगर डाइपोल है, ये डाइपोल मान लिया, ए बी डाइपोल है, माइनस से प्लस की तरफ होती है डायरेक्शन, अभी बताया। पी पॉइंट पे आप निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। मैंने मान लिया ये R1 है, ये क्या है आपके पास R2 है। ठीक है, और ये P तक का डिस्टेंस R मानना हमेशा। तो पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा सम होता है, ए की वजह से कितना होगा B की, अभी बताया, एक पॉइंट की वजह से, यही फॉर्मूला बताया। क्या बताया पोटेंशियल का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो अगर R1 की वजह से निकाल रहे हो तो डिस्टेंस ये ए की वजह से R1 है, दूसरे की वजह से क्या R2, साइन के साथ लेते, दोनों को ऐड कर दिया, अंदर बच गया क्या 1/R1 माइनस 1/R2, बाकी कॉमन आ गया। अब R1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ तो आपके पास क्या होगा, देखो ये परपेंडिकुलर डालने से ये फायदा हुआ, अगर ये ए है मेरे पास तो ये बचा हुआ कितना आ गया, ये परपेंडिकुलर था, ये क्या है बेस है, तो बेस है ये, अगर ए है मेरे पास
तो ये वाला बेस कितना हो जाएगा, कोस थीटा में आ जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि ये ए कोस थीटा हो गया मेरे पास, ठीक है। अगर ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस है तो ए कोस थीटा होगा, क्यों, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है इसमें ये निकालना था मुझे, हाइपोटेन्यूज से क्या हो गया मल्टीप्लाई ए से, तो ये हो गया ए कोस थीटा। ये ए कोस थीटा, ये भी ए कोस थीटा आ गया। अब देखो हमारे लिए क्या आसान रहा है यहाँ पर करना। यहाँ पर जो है अगर ये ए कोस थीटा हो गया तो इससे अगर मैं कहूँ कि मुझे R1 की वैल्यू निकालनी थी इसकी, तो ये वाला जो R1 है मेरे पास वो कितना है, ये वाला R1 मेरे पास इस पूरे R में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं ए कोस थीटा को तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। अप्रोक्सीमेटली बोल रही हूँ मैं, ये वाला ये लाइन अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैं बिना किसी एरर के इसको मान सकती हूँ। तो इसमें से पूरे R में से इसको माइनस कर दो, आ गया ये R1। और R2 की बात अगर मैं करती हूँ, R2 की ये वाली देखो ये बड़ी लाइन है तो ये इसके जो है इक्वल है, ये लेकिन इसमें ये जो एक्स्ट्रा इसको अगर मैं जोड़ लूँ तो अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएंगे, सेम। तो इसमें मैंने इसको जोड़ दिया, याद आ गया ये कैसे। तो अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर जो है ये से कट जाएगा, ये फिर से क्या बन गया p बन गया, p कोस थीटा बाई में दिस। अब फिर से मैं कहूँ अगर आइडियल डाइपोल है तो a को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ से अगर a हटा दिया तो आपके पास क्या बच गया, देखो यहाँ पर जो है अगर आपने क्या कर दिया, इसमें a को हटा दिया, यहाँ से a जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा, a नेग्लेक्ट हो गया तो ये बच गया खाली, ये सारा घट गया तो ये आ गया। अब अगर कोई कहना चाहे कि थीटा जीरो है, थीटा जीरो का मतलब क्या है कि जो आपका डाइपोल है वो 0 डिग्री पे रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोस जीरो क्या होता है 1, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास, ये मैक्सिमम आ जाएगा। अगर थीटा 90 है, परपेंडिकुलर रखा है तो पोटेंशियल क्या होगा 0। एक नंबर में पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा जब परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर रखा है तो 0, अगर सेम डायरेक्शन में रखा है तो मैक्सिमम। अब आ जाओ कैपेसिटर पे, ये रिलेशन जो है मैंने अभी आपको करवाई दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, बहुत जगह यूज होगी ये रिलेशन। इक्वी पोटेंशियल से 1 मार्क का क्वेश्चन 100%। इक्वी का मतलब क्या है, सेम, जहाँ पर क्या हो पोटेंशियल सेम रहे। ये आपके पास प्लेन सरफेस में बहुत बार पूछा जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलरली इस तरह से, ठीक है, ऐसे वेरी करेंगे। अब अगर पॉजिटिव का पूछा जाए, माइनस का पूछा जाए तो इस तरह से स्फेरिकल बना दो, लेकिन क्योंकि ये चार्ज है पास में भिड़े भिड़े होंगे, उसके बाद जो है छोटे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस इनका खत्म हो जाएगा। ये प्लस है, नज़दीक जो है ज़्यादा इफेक्ट होगा, बाद में दूर दूर होते जाएंगे तो इफेक्ट कम हो जाएगा चार्ज का, ठीक है। अगर दोनों डाइपोल है, प्लस प्लस है या माइनस प्लस है, अगर प्लस प्लस है तो रिपेल करेंगे, यहाँ से दूर दूर दिखा दो कि दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्लस माइनस होते तो यहाँ पर डिस्टेंस कम कर देते कि अट्रैक्शन, प्लस माइनस होते तो यहाँ से ऐसे पास दिखाते, इस तरह का बनता है सरफेस, यहाँ से मतलब अट्रैक्ट करते हुए दिखते, ठीक है। यहाँ से नज़दीक भिड़े होते, अंदर से यहाँ से छोड़े होते, ठीक है। ये रिपल्शन के लिए है कि रिपल कर रहा है इनको, सेम है। तो क्वेश्चन देखो, एंगल बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में। अभी बताया इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है ये। अब अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो यानी कि चेंज डी वी में कितना है, 0 है। अगर ये चीज़ 0 है, किसी चीज़ में चेंज 0 है तो वो चीज़ हमेशा क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। तो अगर ये 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके कॉन्स्टेंट होगी। अगर एंगल से निकालोगे तो हमेशा 90 डिग्री निकलती है, याद रखना। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में 90 डिग्री। अब उसके बाद आ जाओ, सम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो है आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस आर चार्ज मोड फ्रॉम ए से बी तक। कोई भी जो लाइन्स है आपके पास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ए से बी तक आपने क्या किया है, आपने उसको मूव करवाया है ए से बी तक। ए से बी तक अगर आप मूव करवा रहे हो और सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो हमेशा सेम ही होगा, चाहे कोई भी फिगर दे दे किसी भी तरह की, ठीक है। अगर इक्वी पोटेंशियल आ गया तो हमेशा सेम है, वर्क कभी भी डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। देखो अभी बताया था, कोई भी डायरेक्शन दे दे, अगर प्लेन सरफेस है तो यही है, इसी को ना जेड एक्सिस मान लो, अगर एक्स का देता है एक्स मान लो, वाई का दे वाई मान लो। अभी देखो जो मैंने बताया था, ये प्लस प्लस का दे रखा है, दोनों सेम है तो सेम वही। ये देख लो प्लस और माइनस का अब की बार आ गया, तो ये देखो यहाँ से पास पास होते हैं, बिल्कुल देखो यहाँ पे पास पास है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वाई डू इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपस में कट क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर कट करेंगे तो 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कट नहीं करती, मैग्नेटिक कभी कट नहीं करती, इक्वी पोटेंशियल कभी कट नहीं करते, क्योंकि अगर कट करेंगे तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। ये देखो इसने कहा कि आपके पास डाइपोल है, उसको आपने कहाँ से कहाँ मूव किया, ए से बी तक मूव किया। इक्वी पोटेंशियल क्या दिया था, हमेशा वर्क डन 0, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों 0 होता है, क्योंकि वर्क डन एक पोटेंशियल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर लेके जा रहे हो तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होता है, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाता है, इसीलिए हमेशा वर्क डन 0 होता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है।
प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर अभी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है हमेशा जीरो होती है कंडक्टर के अंदर, याद रखना कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे 90 डिग्री अभी बताया है। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो कहाँ होगा, सारा चार्ज बाहर जाता है, सरफेस पे हमेशा आता है चार्ज, कहाँ पर आता है, सरफेस पे आता है। वॉल्यूम में क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेता है, पोटेंशियल जीरो। नेक्स्ट आ जाओ डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक देखो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज है जो कि खुद में नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन जैसे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये अपने आप को पोलराइज कर लेती है। कैसे पोलराइज, देखो ये रही, खुद में ये इंसुलेटर थी, लेकिन जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव प्लेट थी या माइनस थी, तो ये क्या किया, इसने पॉजिटिव की तरफ इसके माइनस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो गए, माइनस की तरफ प्लस हो गए, तो ये खुद को इसने पोलराइज कर लिया, इसको पोलराइज्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पोलराइज्ड बोलते हैं। और जो पोलराइजेशन होती है यहाँ पर उसे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को तो ये पोलराइजेशन होती है, कैपिटल पी पोलराइजेशन, स्मॉल पी क्या होती है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी डायपोल की होती है कूलम मीटर, वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगी कूलम मीटर बाय मीटर क्यूब, तो मीटर का स्क्वायर यानी कि कूलम मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद इसकी रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये होती है, जाई क्या होती है, एक ससेप्टिबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, इंपॉर्टेंट है याद रखना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस देखो क्या होता है, जब भी हम चार्ज को देखते हैं तो वो हमें मिलता है कि हमेशा पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, अभी बताऊंगी प्रिंसिपल में, वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा। तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं सी कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट होती है फैराड, लेकिन फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए न्यूमेरिकल में हमेशा माइक्रो फैराड, पिको फैराड मिलेगा। फैराड बहुत बड़ी, अर्थ की कैपेसिटेंस 711 माइक्रो फैराड होती है, जो कि बहुत ज्यादा, अर्थ कितना भी चार्ज स्टोर कर सकता है, याद रखना, इसको 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ये देखो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी पूछ लेते हैं। प्रिंसिपल क्या, देखो 2 प्लेट ली आपने, एक प्लस ली एक माइनस ली। आपने देखो प्लस पे, इस पे जितना चार्ज ये ले सकता था मैंने उतना इसको प्लस दे दिया। उसके बाद मैं इसको बी को न्यूट्रल को लेके आई हूँ यहाँ पे, अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल है तो माइनस प्लस दोनों होंगे, न्यूट्रल है माइनस प्लस थे तो माइनस इसकी तरफ हो गया अट्रैक्ट, माइनस अट्रैक्ट हो गया तो भाई इसकी कुछ एनर्जी इसने बी ने क्या करवा दी, यूज करवा दी। तो अब इसका मतलब मैं इसको और चार्ज दे सकती हूँ, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ गई। अब मैंने क्या किया भाई, जो इसको ये माइनस चार्ज था ना जिसने इसकी एनर्जी यूज करवाई, तो मैंने सोचा इस प्लस को मैं अर्थ में भेज देती हूँ ताकि सारी एनर्जी है इसकी और यूज करवा ले। अब तो देखो प्लस इसको सपोर्ट भी कर रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि ये प्लस चाह रहा था, लेकिन अब जो है मैंने क्या किया, प्लस को ग्राउंड में भेज दिया, ये ग्राउंड में चला गया, अब सिर्फ यूज करवाने बच गया, तो और एनर्जी इसकी यूज करेगा, तो यानी कि कैपेसिटी को बढ़ा देगा। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल की किस तरह से चार्ज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है इसमें, ये है। और पैरेलल प्लेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना, स्फेरिकल वगैरह। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये छोटी सी डेरिवेशन है, देखो ये 2 प्लेट्स हैं, एक पे आपने मान लिया प्लस सिग्मा चार्ज है, एक पे माइनस सिग्मा, जैसे अभी बताई थी ऐसे ही प्लेट्स हैं। इनके बीच में डिस्टेंस मान लिया मैंने स्मॉल डी है, ए एरिया है इनका, एप्सिलॉन नॉट में रखे हैं मीडियम में। अभी बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है इनके बीच में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। आपको पता है ये 2 प्लेट्स के बीच में अगर सेम चार्ज हो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस सी निकालना है। वो कैसे निकलेगा, क्यू इंटू वी से। कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू सी वी से। अगर मैं V निकाल लूँ, Q तो सेम होता है, तो V कैसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, अभी बताया था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस टी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ मैग्नीट्यूड में V बाई आर इज इक्वल टू ई, तो V की वैल्यू हो जाएगी E इंटू में आर, आर का मतलब डिस्टेंस, तो E कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। आगे ये वाली चीज़ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। तो अब ये आपके पास आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में डी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में डी, यहाँ तक आ गया। और C निकालना था, Q बाई V कर दो, V की वैल्यू ये रही, ऊपर Q रहा, Q से Q कट गया, ये आ गया, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये देखो अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दो तो क्या होगा, सीरीज में क्या होता है आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सिर्फ V जो है वो अलग अलग होता है, बाकी जो कैपेसिटर होते हैं चार्ज सेम रहता है। तो V अलग अलग होगा, तो पहले कैपेसिटेंस का V1 क्या हो गया, Q बाई C1, दूसरे का Q बाई C2 हो गया, तीसरे का Q बाई C3 हो गया। दोनों को यहाँ पर पुट कर दो, तो Q बाई C1 Q बाई C2 पुट करोगे, Q से Q कट कर, तो सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा, चार्ज क्या होता है, अलग होता है, तो C1 इंटू वी, डेफिनेशन से C2 इंटू में सबको ऐड करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, V से V कट जाएगा, तो C1 प्लस C2। उल्टा होता है, पैरेलल में ज़्यादा होता है कैपेसिटेंस। एनर्जी स्टोर कभी पूछ सकते हैं, तो ½ CV² होती है। अब इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ½ CV² है
तो कई बार सी ना दे के वी की जगह क्यू दे दे, कैसे पुट करोगे? सी आपको पता है क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, तो वी की जगह एक बार पुट कर दो क्यू बाई सी, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार पुट कर दो क्या, यहाँ पर जो है आप दूसरा फॉर्मूला और बनाने के लिए यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर सकते हो। अभी आपने q की किया है तो कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। ये आ गया अब आपके पास डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट। ये लास्ट है भाई, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट के अंदर कुछ भी रख दूँ, चाहे डाइलेक्ट्रिक रख दूँ चाहे कंडक्टर रख दूँ, तो हमेशा कैपेसिटेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। याद रखना, कैपेसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि कुछ भी रख दो वो उसकी एनर्जी को क्या करेगा? यूज करेगा, और वो के फैक्टर से बढ़ाएगा। तो ये थी हमारे पास यूनिट नंबर 1 जो कि आपके पास 10 मार्क्स को कवर करती है। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जो कि छोटी सी है। यूनिट नंबर 2 भी छोटी है, यूनिट नंबर जो 5 है वो भी छोटी है। ठीक है, तो ये दोनों अभी हम कवर करेंगे इस यूनिट में। आप देख सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 6 मार्क्स की। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे ये आपने ये सर्किट लिया पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कंडक्टर है ये इस तरह से, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके पास मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास माइनस की तरफ। लेकिन बेसिकली आपके पास जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, इनको चार्ज बोल सकते हो। चार्ज कितना गया कितने टाइम में पर यूनिट टाइम, उसे बोलते हो करंट। तो करंट इज द एनी मोशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और जिसे आप ये बोल सकते हो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि कितना करंट जो है गया, चार्ज कितने गए कितने टाइम में, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो किया ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। ये वाली डेफिनेशन दे सकते हो। यूनिट जो होती है वो आपके पास क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर होती है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है करंट की। ये ध्यान रखना कभी आप नेगेटिव टू पॉजिटिव लगाया हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स है जो वो आपके पास कैसे जाते हैं? माइनस की तरफ जाते हैं। तो आप कर दो कि इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस जा रहे हैं। नहीं, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर? क्योंकि ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती। अब नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में क्या होता है। तो देखो कंडक्टर है आपके पास, ये कंडक्टर है। अब इसमें करंट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो सारे रैंडम होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो सारे रैंडम होते हैं। नेट करंट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, कैंसिल हो जाते हैं वो। नेट करंट क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो बैटरी या सेल, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, तो उस टाइम पे इसमें करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते क्या हो जाएगा? सारे पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, तो तब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कोई पूछे 0 केल्विन पे या रूम टेम्परेचर क्या होता है? 23 डिग्री सेल्सियस लगा लो या 27 ले लो, तो 363 के कुछ आसपास होता है, 300 केल्विन के। इतने टेम्परेचर पे जो है आपके पास क्या होता है? कोई करंट नहीं होता, क्योंकि आपके पास जितने भी करंट कैरियर्स होते हैं वो सारे रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। थर्मल मोशन का मतलब है टेम्परेचर जो भी होता है आपके पास उस पर कोई मोशन नहीं हो पाता, रैंडम होते हैं इधर उधर। नेट करंट जीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अब आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखो, व्हेन ऑल द फिजिकल कंडीशन, जब सारी कंडीशंस को आप कांस्टेंट कर देते हो, जैसे टेम्परेचर, स्टेन, ह्यूमिडिटी, तब आपके पास क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आप अप्लाई कर रहे हो वो करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे ही आप इस कांस्टेंट को हटाओगे तो यहाँ पर एक आपके पास क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने से, जिसे बोलते हो R। रेजिस्टेंस होता है ये, इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, और रेजिस्टेंस का उल्टा भी देख लो, उसे बोलते हो कंडक्टेंस, जिसे G से रिप्रेजेंट करते हो। क्या होता है ये? कंडक्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम, इनवर्स हो जाएगी कंडक्टेंस की, या फिर इसको बोलते हो महू, या फिर बोलते हो सीमन। तो कोई भी यूनिट आ सकती है 1 मार्क्स में। ठीक है, आर की वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, नेचर और टेम्परेचर पे। ध्यान रखना कैसे डिपेंड करता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली। जब आप ये साइन हटाते हो तो 10th में पढ़ा होगा, यहाँ पर आ जाती है रेजिस्टिविटी। और ये आपके पास एक मॉडर्न फॉर्म होती है ओम्स लॉ की ही, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। याद रखना इसको कि अगर पेपर में आ जाए 1 मार्क्स में तो ये ओम्स लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म है। J को करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। ठीक है, और आपके पास सिग्मा जो होती है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है, जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस यूनिट में 2 ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा इसके साथ रिलेशन। बस ये 2 डेरिवेशन, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल। ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? आपके पास जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या है? यहाँ पर
आपने ये लगा दिया कोई भी बैटरी, तो ये जो इतने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना ये सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मारते हुए चलेंगे यहाँ पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ने इस पे धक्का लगा दिया, तो जब तक इस पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आके धक्का नहीं लगाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में रुक जाएंगे। तो इसको बोलते हैं, जिस टाइम पे ये रुकेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, कि जब तक पिछला कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही। जैसे एक लाइन बनी हुई है, आगे वाले इंसान को पीछे से पुश किया जा रहा है तो वो जा रहा है, जब तक वो पीछे वाला इंसान जो है इस वाले को पुश नहीं करता वो रिलैक्स है, तो इसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जैसे धीरे धीरे सरक रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि एक स्पीड से तो जा नहीं रही, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स एकदम स्पीड में नहीं जा रहे। और याद रखना इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है। बट यहाँ पर डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन देखो जल्दी से, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फोर्स आपको पता है फिजिकल्स टू क्यू इंटू ई होती है, आज ही बताई है मैंने फर्स्ट यूनिट में। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई होता है, तो माइनस ई मैंने इस तरह से लिख दिया। एफ इजिकल टू एम ए भी होता है, तो अगर मैं एम ए को लिखूँ यहाँ पर, इसको हटा दो ई को, एम इंटू ए लिखूँ, ये इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एफ एम इंटू ए के इक्वल भी होता है। जहाँ पर भी एक्सेलरेशन की बात आ जाएगी वहाँ पर फोर्स लगेगी ये, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाली, ई इंटू ई बाई एम आ गया, इसको ई हटा देना, ये सफिक्स वाला। अब आप देखो, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तब तो आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो उस टाइम पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी है, इलेक्ट्रॉन्स की 0। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ v की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुट कर दूँ, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन्स की a है, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से u को 0 हो गया, a की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो जो आपने यहाँ पे निकाली, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। याद रखना इसको, माइनस ई टाउ बाई एम, ई को हटा दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, खाली एम ही ठीक है, एम को लिख देना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिलेशन हो गया आपके पास। नेक्स्ट आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट की ये डेरिवेशन। कैसे करनी है, इजी है। एक कंडक्टर लिया आपने, वही डायग्राम बना दो, सब में यही डायग्राम बना देना, ठीक है। ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हुए दिखा देना। अब मुझे ये बताओ इसमें कितना इसका वॉल्यूम होगा, चार्ज कितने निकलेंगे, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज निकालने के लिए आप पहले तो इसको देखो कि कितना इसका वॉल्यूम है, फिर उसमें ये देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में कोई भी डायमेंशन। तीसरी मैंने मान लिया कि डी इसकी क्या थी, हाइट थी, तो ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है, मैंने मान लिया एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज इतना हो गया। अब टोटल चार्ज आपके पास आ गया। टोटल चार्ज आने के बाद आपको क्या निकालना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन ना। तो करंट आपको पता है Q बाई टी होता है, ठीक है। Q मैंने निकाल लिया। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर यहाँ से टाइम का निकालो तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना होगा, जितना कंडक्टर की लेंथ होगी, इसको छोड़ो, कंडक्टर की लेंथ मैंने मान लिया d है, तो d बाय में वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से Q बाई टी कर दो, दोनों का डिवाइड कर दो, यहाँ से आपके पास d से t कट गया, i इज इक्वल टू वी डी ऊपर चला जाएगा एन ई ए वी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसकी जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा वी डी बाई ई। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन भी आ जाती है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। इसका वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस की लेंथ होगी, टाइम का ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वी बाई एल होता है। कैसे होता है, डी वी बाई डी आर से होता है। वी का वोल्ट हो गया और डी आर का क्या हो गया, एल होगी लेंथ, क्योंकि एम एल टी में ये आएगी ना सिर्फ डायमेंशंस, तो ये ऊपर आके ये आ गया। ऐसा यूनिट मोबिलिटी की क्या होगी, ऐसा यूनिट वेलोसिटी है, वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी बताई थी, तो ये होगी मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकंड। ध्यान रखना जो मोबिलिटी है इसकी यूनिट बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस। डिपेंडेंस तो देखो इस तरह से है, आर टी जो है आर नोट 1 प्लस एल्फा, एल्फा एक टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है आपके पास, और टी माइनस टी नोट किसी और टेम्परेचर पे जो इनिशियल है, T2 माइनस T1 भी कर सकते हो इसको आप, ठीक है। और ये आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर रेजिस्टिविटी है तब भी सेम, लेकिन ये वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं पेपर में। रेजिस्टिविटी देखो, अगर आपके पास टेम्परेचर के साथ कॉपर की पूछी जाए तो ये कॉपर की है, ऐसे ग्राफ आएगा, ऑप्शन में पूछ सकते हैं। ये नाइक्रोम का है, ठीक है। रेजिस्टिविटी यहाँ पर है, ध्यान रखना इनको। ये किसका है, सेमीकंडक्टर का है, ठीक है। देखो ये आया हुआ गैलियम आर्सेनाइड का आया हुआ। गैलियम आर्सेनाइड का ध्यान रखना है कि ये नॉन ओमिक है। नॉन ओमिक का मतलब होता है ओम्स लो जो भी ओबे करेगा, वी और आई में स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है वी और आई के बीच में ग्राफ, तो वो आपके पास नॉन ओमिक है, ठीक है। और वी हमेशा जो इस एक्सिस पे आता है, आई यहाँ पर आता है, वी हमेशा इस एक्सिस पे आएगा, ठीक है, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे। तो ये देखो आपके पास गैलियम आर्सेनाइड का होता है इस तरह का कुछ ग्राफ, ये याद रख लेना थोड़ा सा।
नेक्स्ट देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर आ गया, गैलियम आर्सेनाइड में ये बताओ कहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा। जहाँ पर वोल्टेज और करंट का थोड़ा सा ये लगे कि इंक्रीज हो रही है वी और आई में, तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट सी लगा सकते हो आपकी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो ये नॉन ओमिक हो गया डी से ई, और ये वाला क्या हो गया ओमिक रीजन, कि यहाँ पर ओम्स लॉ क्या हो रहा था ओबे, यहाँ पर ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास प्लॉट शोइंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर टेम्परेचर के साथ, ये बता मुझे किसका है, ये नाइक्रोम का है। ठीक है, इसने पूछा भी है आपके पास कि इसको एक्सप्लेन करो, कि आपके पास कंडक्टर का भी बताया था मैंने कि किस तरह से होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टर्म है आपके पास ए चैप्टर में ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल। ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब कोई करंट नहीं है। देखो ये सेल है आपके पास कोई भी, इसमें अगर कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रहा है तो जब खुद के सेल का जो होगा ना वो वोल्टेज नहीं होती, वो ईएमएफ होती है। और इस सेल का कितना रेजिस्टेंस है वो हमेशा देखो किसी भी फिगर में आपको ऐसे बना दिखता है, स्मॉल आर, एक अलग से आर होता है कि भाई रेजिस्टेंस है, ये खुद से कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, करंट को अपोज करना। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोडाइट जो भी हैं ये आपके पास क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये तो आप कभी से पढ़ते आ रहे हो, वर्क डन बाय चार्ज होता है, और या फिर आप कोई बैटरी लगाने के बाद जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या है, टर्मिनल है। तो हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है, V इज टू ई माइनस आई आर आता है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब ये पूछा जा सकता है कि कब V और E इक्वल होंगे आपस में, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। ये कब होगा, जब करंट ही ना हो, करंट ही नहीं होगा तो I जीरो हो जाएगा, I जीरो होते V इज टू ई हो जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज टू EMF आ जाएगा। ग्रुपिंग देखो, ग्रुपिंग कैसे कैसे होती है, ग्रुपिंग सेल्स की सीरीज में होती है पैरेलल में। अगर ये सीरीज में इस तरह से मैंने लगा दी, सारी सेल्स सीरीज में जोड़ दी, बाहर का रेजिस्टेंस आर है, इनका खुद का मैंने मान लिया आर इसका है, आर इसका, आर इसका, सेम होगा, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो अब ये देखो सीरीज में ये कितनी सारी लगी हुई है, सीरीज में आपके पास ई इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ अप टू एन है, तो एन ई हो गया टोटल ईएमएफ। रेजिस्टेंस सबका खुद का अलग अलग है, एन आर हो गया, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा। तो अब आपके पास ये देखो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, एन आर, तो इनका खुद का आ गया अलग अलग से, और बाहर से आर लगाया तो टोटल रेजिस्टेंस बन गया ये। आई निकालने के लिए V बाय आर ओम्स लॉ से, तो V की वैल्यू एन ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है V का काम E करेगा। अब ये देखो नीचे वाले डिनोमिनेटर में अगर R की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, R ज़्यादा होगी तो एन आर को नेग्लेक्ट कर दो, तो एन ई बाय आर हो जाएगा। लेकिन अगर R कम हो गया, एन ई ज़्यादा हो गया, तो R को हटा दो, तो एन से एन कट गया, E बाय आर हो गया। ठीक है, पैरेलल में क्या है, ये पैरेलल में इस तरह से सेल्स पैरेलल में ले ली। पैरेलल में ईएमएफ क्या होता है, सेम होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्स 1 बाय आर होगा पैरेलल में, तो 1 बाय आर होके एन तक मान लो या एम तक मान लो, एन तक ही मान लेती हूँ मैं कि मैंने एन लगा रखी है ये, तो आर बाय एन हो गया रेजिस्टेंस, क्योंकि उल्टा करना पड़ता है इसका। आई की वैल्यू, अब ईएमएफ वोल्टेज हमेशा सेम रहती है, आपको पता होगा पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है। तो नेट रेजिस्टेंस नीचे का कितना हो गया, आर हमने खुद दिया था और इनका खुद का आया आर बाई एन, तो आर बाई एन हो गया, ये आ गया आपके पास आर बाई एन है, ऊपर चला जाएगा तो ये एन हो जाएगा, एन आर प्लस आर, ये भी एन हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अगर आर कम है इससे एन कर लेना इसकी जगह, वैसे एम भी कर सकते हो बट एन ऊपर लिया था इसीलिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर से ये आ गया, तो दूसरे को नेग्लेक्ट कर दो, और ये वाला जब आर जो है वो आपके पास ज़्यादा होगा तो ये वाला दूसरा नेग्लेक्ट हो जाएगा, एन से एन कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ही करना, मिक्स्ड ग्रुपिंग आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आएगा न्यूमेरिकल, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। सबसे पहला लॉ क्या कहता है, सबसे पहला लॉ ये कहता है कि जितना भी करंट एक तार में आएगा जहाँ पर भी जोड़ लगा हुआ है यानी कि जंक्शन है, वहां पर सारा सम क्या होगा, जीरो होगा। इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं। तो करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो, यानी कि देखो अगर ये है मेरे पास यहाँ पर करंट जितना बाहर जा रहा है इसको पॉजिटिव ले लो, जितना भी बाहर करंट जा रहा है इसको क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। ठीक है, I2 I3 I4 है, ये कितना करंट बाहर जा रहा है तो इसको ले लो पॉजिटिव। आउट गोइंग करंट को पॉजिटिव लेना, बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलना, बुक में नेगेटिव दे रखा है, बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, आउट गोइंग करंट हमेशा पॉजिटिव होगा, इनकमिंग करंट को हमेशा नेगेटिव लेना है। तो अंदर करंट जाता हुआ नेगेटिव लोगे, आंसर हमेशा सेम आएगा। इनकमिंग करंट आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -I1 प्लस I2 बाहर जा रहा है, प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से एक तरफ I1 माइनस वाले को उधर ले जाओ, आगे आंसर सेम, कैसे ही ले लो। ठीक है, तो ये वाला करंट क्या था, इनकमिंग था या आउटगोइंग था, इक्वल हो गया। और ये चार्ज कंजर्वेशन को बताता है, कैसे एक नंबर में पूछ सकते हैं। आई क्या होता है, Q/T होता है, ये भी Q/T T से T कट जाएगा, तो चार्ज भी क्या है, इक्वल होगा। इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो इसका मतलब चार्ज भी क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक है, फिगर वही बनाना। सेकंड लॉ को लूप लॉ भी बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। ये क्या कहता है कि वोल्टेज का सम आपकी बार जीरो होगा, वो क्या कह रहा था, करंट का सम जीरो होगा। यहाँ पर क्या कहता है, वोल्टेज का सम जीरो। जैसे ये फिगर ली मैंने, लूप वाली एक ले लेना कोई भी,
ये नीचे की तरफ है, सफिक्स में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखो, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगी इसमें। एक तो आपको देखनी है वी की डायरेक्शन, अगर डायरेक्ट दे रखा था और वी नहीं दे रखा तो ओम्स लॉ से आई इंटू आर कर दो, मतलब जहां कहीं भी आपको आई और आर मिल रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो तो भी वी मिलेगा। तो वी को देखने के लिए दो चीजें देखनी है, या तो आर को देख आई को देखना या वी को देखना। तो वी को देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, लूप का मतलब आप कहीं से शुरू करो, आपको आना वहीं पे है। जैसे देखो मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास ये है ए, ये है बी पॉइंट, ये वाला, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है ई पॉइंट, ये है एफ पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि ए बी सी, ए बी ई एफ ए, मतलब मैं लूप, जो पहले वाला मैश का मतलब होता है लूप ही होता है ये, ए बी ई एफ ए, मतलब वापस मुझे ए पे आना पड़ेगा, एफ तक छोड़ नहीं सकती आई में। तो ये मैं ऐसे भी चल सकती हूँ, मेरी मर्जी, या ऐसे भी चल सकती हूँ, जैसे भी चलना चाहो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो, इस वाले पॉइंट से, यहाँ से अगर आप पहले शुरू करो, पहला कौन सा पॉइंट है, माइनस का है, तो ये माइनस का V1 करो, इसको मत देखो, अभी माइनस का V1 करो, ठीक है। यहाँ से शुरू किया, अब यहाँ पर करंट, मुझे नहीं पता कैसे करंट है, मैंने मान लिया कि I1 ऐसे जा रहा था, नेगेटिव में तो एंटर करेगा तो I1 ऐसे जा रहा था, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा पॉजिटिव से, I1 ऐसे करंट जा रहा था, ठीक है। I1 यहाँ से जा रहा है। अब ये देखो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में चल रही हूँ ना, तो प्लस ले लो R को, यानी कि करंट की डायरेक्शन में ही जा रही हूँ, I1 इंटू R1, जैसे जैसे करंट चल रहा है मैं भी सेम चल रही हूँ, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इस वाले में करंट मेरे पास I1 ऐसे आ रहा है, लेकिन इस वाले में जो करंट है, यहाँ से क्या था, I1 निकला था, I2 इस दूसरे वाले में I2 मान लेते, तो यहाँ से I2 ऐसे आया, यहाँ से I2 एंटर किया होगा, तो यहाँ से I2 होगा, इसका मतलब I2 की डायरेक्शन इस वाले में कुछ ऐसी रही होगी। तो अगर I1 ऐसे है, तो जो मेरे पास I2 है यहाँ पर एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर नेट करंट I1 माइनस I2 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा अगर इसमें लूंगी तो I2 माइनस I1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2 है, तो आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस में I1 माइनस I2 करंट आ गया, और रेजिस्टेंस की जो लेनी है आपको R3 क्या लेनी है, प्लस। हमेशा रेजिस्टेंस को वैसे ही ले लो जैसे करंट है। फिर आ गया हम यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, इज इक्वल टू कर दो 0। तो अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या आया, V1 प्लस जो है मेरे पास क्या हुआ, V1 को इधर रख दो, इज इक्वल टू, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब देखते हैं, इसने दूसरा लो लगा रखा, तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारे पास V1 क्या है, माइनस का, इसका क्या है, प्लस का। I1 R1 हमारे पास क्या है, प्लस का, लेकिन इसका क्या है, माइनस का, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये देखो आपके पास इसका क्या है, माइनस का, मेरा क्या है, प्लस का, तो सही है हमारा। इसका मतलब क्या है, इसके सारे साइन अलग थे, इसने बुक के अकॉर्डिंग किया, मैंने ऐसे किया, सेम ही तो बात है, सारे उधर जाके प्लस ही तो हो जाएंगे, तो हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ऐसे। अब दूसरे लूप में लगा लो, दूसरे में लगाओगे, ऐसे चल रहा है ये, तो ये ऐसे चल रहा है यहाँ पर, ये आपको ये नहीं देखना कैसे डायरेक्शन जा रही है, बस ऐसे ले लेना लूप को, एक को ऐसे मान लिया तो दूसरे को भी ऐसे ही मान लिया। तो ये I2 अगर ऐसे जा रहा है तो I1 ऐसे आ रहा है, तो ये हमेशा I1 ज़्यादा होगा और I2 कम होगा, तो I1 माइनस I2। इधर से देखोगे इस लूप में तो I2 माइनस I1 लगा के देखना, न्यूमेरिकल जरूर सोल्व होंगे। कैसे देखना है, प्लस पोटेंशियल ये देख लो आप कहाँ से शुरू कर रहे हो। अगर आपके पास ऐसे जा रही है कहीं पे भी सेल, देखो दोबारा बताती हूँ इसको मैं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल अभी लगा ही देंगे, वैसे न्यूमेरिकल सभी रखे हैं मैंने आगे के लिए। देखो अगर सेल ऐसे है आपके सर्किट में, तो पॉजिटिव से शुरू किया तो प्लस का वी ले लो, अगर बाई चांस इधर से शुरू कर रहे तो माइनस का वी ले लो, वी का साइन वही ले लो जहाँ से शुरू करे, जोन से, टर्मिनल से, इससे शुरू करे तो माइनस, इससे करे तो प्लस। और आई, अगर आई ऐसे जा रहा है मेरे पास और यहीं कहीं रेजिस्टेंस आया है, तो इसका मतलब प्लस का आई इंटू आर होगा। और अगर बाई चांस आई ऐसे जा रहा है और रेजिस्टेंस मेरा इस तरफ है, तो ये आई इंटू आर माइनस का होगा। बस ये साइन याद रखने, ठीक है। ये देखो न्यूमेरिकल, ये इसी तरह का सेम न्यूमेरिकल है। यहाँ से शुरू किया आपने, इसमें देखो किरचॉफ्स लगाया फर्स्ट पे, फिर ये इसने लगाया सेकंड पे, फिर इसने लगाया थर्ड पे। इसको देखो जैसे फर्स्ट पे इसने लगा के दिखाया कि यहाँ पर देखो ये जंक्शन थी, तो यहाँ पर I1 बाहर जा रहा है, I2 अंदर आ रहा है, I3 अंदर आ रहा है, तो जितना करंट अंदर आ रहा है यानी कि I2 प्लस I3 किसके इक्वल होना चाहिए, I1 के। सही बात है, इसमें दोनों लो को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन। ये फर्स्ट लो को दिखाता है कि जितना भी जंक्शन पे करंट आ रहा है, I2 और I3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इनकमिंग करंट है, किसके इक्वल होना चाहिए, जितना बाहर जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड पे मैंने देखो क्या लगाया, ग्रीन पे मैंने इसमें किरचॉफ्स का सेकंड लो लगा के दिखाया। देखो कैसे, यहाँ पर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आपको ये पूरा डब्बा कवर करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, अब यहाँ से तो माइनस का 20, क्योंकि मैंने माइनस से शुरू किया। अब मैं यहाँ पर चली, I2 इसका कोई रोल नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास बैटरी है यहाँ पर, अगर रेजिस्टेंस होता तो मल्टीप्लाई करती, लेकिन ये बैटरी है तो माइनस का 10।
माइनस टर्मिनल पहले आया, उसके बाद ऊपर चलो I2 इसी डायरेक्शन में और मेरा 10 भी इसी डायरेक्शन में है, तो प्लस का 10 I2, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से गई यहाँ पर मैंने देखा I1 भी ऐसे ही और मेरा R भी इसी रास्ते में आ रहा है, तो 5 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो क्या इसका सेम है, इसका एक बार इसके अकॉर्डिंग ये देखो माइनस का 20 माइनस का 10 हमारा कितना आ रहा है, ये माइनस का 30, ये यहाँ से आया माइनस का 20 और यहाँ से आएगा माइनस का 10, ठीक है। और ये आएगा प्लस का 10 इंटू में I2 और प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, ये प्लस का 20 प्लस का 10 तो प्लस का 30 हो गया, मेरे पास माइनस का 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का फिर माइनस का 10 I2 है, मेरे पास प्लस का 10 I2 बिल्कुल ठीक है, सारे साइन उल्टे होंगे हमारे। माइनस का 5 I1 है, प्लस का 5 I1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आंसर हमेशा सही आएगा इससे। अगर आप वैसे चलोगे बुकिश लैंग्वेज में तो गलत हो जाते हैं, इसीलिए बाकी को भी आप ट्राई करना, ठीक है। और सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अगर बाई चांस 2 वेरिएबल है तो XY मान लो, लेकिन अगर 3 आ जाते जैसे I1 I2 I3 3 आ गई तो आप क्या करोगे, उस केस में आपको क्या करना होता है, एक को 0 मान लो किसी को भी अपनी तरफ से I1 I2 I3 में सोल्व करने के लिए बस, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट है इसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ये स्टेट करता है कि 4 रेजिस्टेंस आपस में इस तरह से अरेंज है वो कि अगर उनका रेजिस्टेंस का रेशियो लूम है, ये रेजिस्टेंस R1 R2 ना मान के PQRS नाम दे दिए, तो P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। अंडर बैलेंस कंडीशन बीच वाली जो गैल्वेनोमीटर है ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसको 0 लिया जाता है अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। कब, जब ये वाला पोटेंशियल इसके इक्वल हो, VB इज इक्वल टू VD, ठीक है। तो इसमें पहले लो में किरचॉफ्स लॉ लगाओ, कैसे लगाओगे, देखो अगर मैं मान लूँ यहाँ से I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2, क्योंकि देखो अगर यहाँ से I करंट आया तो 2 हिस्सों में बट गया, पैरेलल है, I1 इसमें जाएगा I2 इसमें जाएगा। तो ये आपके पास अभी बताइए, इसमें अगर किरचॉफ्स लॉ लगाती हूँ मैं ABDA में, ये वाला लूप है, तो अभी सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई होगा इससे, कहाँ पर लगाया हुआ, ये रहा I1 इंटू P, आप जो है प्लस का लेना इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर जो आपके पास है कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि G को 0 लेना आपको। फिर यहाँ पर आगे करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, हम उल्टे आ रहे, तो माइनस का I2 इंटू R, हमारे साइन उल्टे हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें चलो सेम, यहाँ पर भी क्या है आपके पास, यहाँ पर 2 करंट, यहाँ से देखो I1 आया है, मैंने मान लिया कि यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, क्योंकि बीच वाला करंट 0 होगा, इसीलिए यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I1, तो यहाँ पर क्या होगा, वापस जाके I बन जाएगा, जो करंट हमारा आया है, सेम ही तो करंट आया जो हमने डिवाइड किया था। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे दोनों को कर दो डिवाइड, तो ये हो गया आपके पास डिवाइड करते ही I1P बाई I1Q इज इक्वल टू I2R बाई I2 S, I2 से I2 I1 से I1, ये आ गया P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक है, अंडर बैलेंस कंडीशन। उसके बाद देखो ये न्यूमेरिकल है, ये वाला न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो बिल्कुल सेम इसी तरह से, लूप बना के आप करके देखना, नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं करवा दूँगी। ये बिल्कुल सेम है, इसको देखो अगर ऐसे आ जाए ना आपके पास, सबसे पहले तो एक कंडीशन चेक कर लेना, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखो 2 ये लगे हुए हैं इस तरह से, ये ऐसे अगर एक वायर आ रही है 2 हिस्सों में बांट के, और फिर एक ऐसे बीच में कॉमन जा रही है और फिर से 2 हिस्सों में बांट रही है, तो कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन बनेगी। और जोड़ने के लिए कैसे देख लो, 5/10 1/2, 10/20 1/2, इसका मतलब ये क्या है, बीच में ये वाला हिस्सा आएगा। और नहीं भी पता लगे तो देखो एक यहाँ पर है, 2 हिस्सों में बांट रहा है इसको, 2 पैरेलल में ये, और बीच का कोई भी वायर निकल रही है, यहाँ पर फिर से देखो ये वाली वायर है, ये फिर से इनको 2 हिस्सों में बांट रही है, तो ऐसे बन जाएगी। फिर तो आप कर ही सकते हो ये वाली कंडीशन लगा के, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आप कर सकते हो। ये वाला और ट्राई करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भाई, ये NCERT का है, इसे ट्राई करना, लूप मान लेना, ठीक है, 3 लूप माने जाएंगे इसमें, कि एक ये इसमें एक ये। वैसे ये क्वेश्चन कम ही देते हैं वो, क्योंकि इसमें 3 वाला है, वो 2 ही वाला देते हैं आपको, ठीक है, ट्राई कर लेना, ये मैंने इसका सोल्यूशन भी दिया है। अब चलते हैं हमारी लास्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 5 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो सिर्फ 2 नंबर की, कई बार 3 नंबर की आ जाती है। सबसे पहले इसमें 1 मार्क्स का ये डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लिया जाता है। कैसे बनाओगे भाई, अगर मैं मान लूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है, इसको ऐसे दिखा दिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान ली कहाँ जा रही है, वाई में, अगर ये वाई एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे बनाना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जेड में जो है वेव चल रही होगी, तो एक्स में एक्सिस में ये है, बी में ये है, तो जेड में कैसे चल रही होगी, जेड में कुछ इस तरह से चल रही होगी, देखो। तो इसमें अब ये तो दिखा नहीं सकते 3D, इसीलिए खाली लाइन है, ये जेड में क्या है, वेव चल रही है, वेव है यहाँ पर, ठीक है। और तीनों क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर, तो 1 मार्क्स में इसे बनाना आना चाहिए। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो है आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज या ऑसिलेटेड चार्ज ही प्रोड्यूस करता है। एक इसे अपने चलने के लिए मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। फ्री स्पेस में इसकी स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलता है। क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट है, बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं सारी प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि ये न्यूट्रल वेव्स होती हैं। एवरेज एनर्जी कभी पूछ ले तो अभी जो मैंने कैपेसिटर में बताई थी वहाँ पर कैपेसिटर की थी 12 CV², इसकी जो है 12 ε0 E²। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक में पूछ ले तो ε0 को 1/μ बना दिया करो बस, तो ये 1/μ हो गया और ई की जगह बी कर दो। ये है B = E/C रिलेशन होता है, कभी 1 मार्क्स में पूछ ले तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई स्पेक्ट्रा है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 1 नंबर का। तो स्पेक्ट्रा को याद करने का तरीका है, राजाज मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। तो R से रेडियो वेव, M से जो है माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड, V से विजिबल, U से अल्ट्रा, X से जो है आपके पास एक्सरे, V से गामा रे। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है किसका है, फ्रीक्वेंसी का। ऐसे याद रखना कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है गामा रे की। इनके यूजेज आते हैं, फ्रीक्वेंसी आते हैं। तो देखो गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 10⁻20 से 24 तक। थोड़ा थोड़ा ऑर्डर याद रखना, 10⁻20 है, एक्सरे की 10⁻20 तक जाएगी, लेकिन 17 से 3 से का डिफरेंस है। 20 से 24 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का। फिर 15 से 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। उसके बाद जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 ही का डिफरेंस है। 1 का आने के बाद फिर जो है इनके मल्टीपल्स में डिफरेंस आने लग गया, फिर से 1 का डिफरेंस है। तो थोड़ा थोड़ा तरीके से याद कर लो इनको। वेवलेंथ निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है आपके पास, μ = C/λ। वेवलेंथ निकालनी भी पड़े ना, कभी पूछ ले तो C की वैल्यू 3 × 10⁸। अगर वेव आपको देखो जैसे इसकी पूछ लिया 10⁻20 है, फ्रीक्वेंसी 1 ही लोगे ना, या तो 20 लो या 24। तो 10⁻20 से 10⁸ ऊपर जाके माइनस में 10⁻12 आ जाएगी। तो 3 × 10⁻12 कुछ थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसी से निकाल लेना, एक को याद कर लो, फ्रीक्वेंसी को ईजी याद करना। इनके यूजेस बहुत पूछे जाते हैं। देखो रेडियो वेव्स जो होती है ब्रॉडकास्टिंग में, कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, कहीं भी कम्युनिकेशन का आ जाए वहाँ पर ये। लेकिन माइक्रोवेव ज़्यादा पूछी जाती हैं, विजिबल नहीं पूछी जाती, अल्ट्रा पूछी जाती है ज़्यादा, और गामा, ये 3 ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो माइक्रोवेव जो होती है आपकी कुकिंग, फूड वगैरह में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, वहाँ पर सारी जगह क्या होती है, माइक्रोवेव्स। इंफ्रारेड जो भी हीटिंग का आ जाए वहाँ पर इंफ्रारेड। विजिबल तो आपको पता है जहाँ भी कोई चीज़ दिख रही है, फोटोग्राफी या फिर आपके पास जो है ह्यूमन विजन, कुछ भी देखने वाली चीज़। अल्ट्रावायलेट जो होती है, एक तो आपके पास केमिकल वगैरह क्लीनिंग में यूज़ होती है, ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट में होती हैं। अल्ट्रावायलेट के और ज़्यादा यूजेस नहीं है। गामा का है, एक तो आपके पास स्टेरिलाइजिंग फूड में, मेडिकल इक्विपमेंट को क्लीन करते हैं वो इसी से करते हैं, और हाईली पेनिट्रेटिव पावर होती है, भी पूछा जाता है, और ये जर्म्स को किल कर सकती है। एक्स रेज बॉडी पार्ट्स के लिए, क्योंकि ये बॉडी के अंदर से जो है वो आपके पास क्या कर सकती है, पेनिट्रेट। तो इतना याद रखना बस, यही ज़्यादा पूछी जाती है, गामा और माइक्रोवेव। अल्ट्रावायलेट भी पूछ लेते हैं, इंफ्रारेड हीट करके पूछ लेते हैं, तो आप बता ही सकते हो जहाँ भी हीट आ जाए वहाँ इंफ्रारेड। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, देखो एम्पियर सर्किट लॉ आपने पढ़ा होगा, अभी आप पढ़ोगे, कल करवाती हूँ मैं 3rd यूनिट में। ये क्या कहता है, I.dl जो होता है वो आपके पास μ0 × I होता है। लेकिन जैसे ही आपने 2 कैपेसिटर की स्फेरिकल की प्लेट रखी ना, और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो आपने देखा जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, और जो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ठीक है कि E = σ/ε0 प्लेट्स के बीच में। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे ना यहाँ पर और यहाँ पर, वो सेम नहीं आ रही थी, वो अलग आ रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई चीज़ है प्रेजेंट जो कि आपके पास क्या है, देखनी पड़ेगी वो क्या है। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट आया। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकाला आपको पता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/ε0, 2 प्लेट्स के बीच में, मैंने बताई थी पैरेलल, चाहे पैरेलल ले लो चाहे स्फेरिकल ले लो। तो E की वैल्यू ये होगी, इसको Q/A भी लिख सकते हो सिग्मा को। यहाँ से आपके पास Q की वैल्यू होगी ε0 E × में A। I क्या होता है, dQ/dt, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, d/dt, ε0 बाहर हो गया, E × A। E × A को क्या लिख सकते हो, फ्लक्स लिख सकते हो। तो अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू ये आ गई, μ0 × में ε0 dQ × में d/E/dt, ठीक है। ये μ0 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा, ठीक है, इतना आ गया। तो इसको बोला गया था डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर μ0 आएगा, μ0 आएगा भी यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो है ना एम्पियर सर्किट लॉ को बताना चाह रहा है। तो एम्पियर सर्किट लॉ था I.dl, जो कि अब μ0 I था ना, अब ये बन जाएगा μ0 × में ε0 d/E/dt। इस पूरे को डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया था, ठीक है।
वैसे यहाँ से तो इतना ही निकल रहा है आई, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट करंट है इसलिए म्यू नॉट है, तो इस वाली टर्म को डिस्प्लेसमेंट करंट बोला गया। और अगर पूछ ले ऑप्शन में तो एम्पियर सर्किटल लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म है, क्या बोलते हैं इसको, मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये था। अब जो है हम जो अपना नेक्स्ट करेंगे, कल करते हैं थर्ड यूनिट को, फोर्थ यूनिट को, और एक यूनिट में छोटी उठाऊंगी जो भी स्मॉल होगी 7th 8th 9th में से देखती हूँ कौन सी, उसको करवाती हूँ, और परसों जो है बाकी रिमेनिंग यूनिट्स करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने इसमें डेरिवेशंस को भी कवर किया है, सब कुछ कवर करने की कोशिश की है मैक्सिमम। बस यही टॉपिक करो, यही डेरिवेशन को देखो। मैंने ऑलमोस्ट सारी डेरिवेशन कंप्लीट करा दी। फिर भी कहीं डाउट आए ना, प्रदीप की बुक खोल लेना, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। आप मुझे मेल कर सकते हो, बायो में जो है मेरी मेल आईडी है। थैंक यू। कल फिर से क्लास लेती हूँ, कल जो है मैं आपको आगे की यूनिट्स करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या हो, बेनिफिट हो। थैंक यू।